अगर आप सोचते हैं कि 2026 बस एक और कैलेंडर ईयर है, तो आप ऑलरेडी पीछे चल रहे हैं, क्योंकि 2026 में पर्सनल फाइनेंस का गेम रियल में बदल चुका है। आज पैसा कमाना प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है पैसा बचाना, एडजस्ट करना और इन्फ्लेशन से प्रोटेक्ट करना। आप नोटिस कर रहे होंगे, सैलरी बढ़ती है, लेकिन सेविंग्स सेम की सेम रहती है। ग्रोसरीज महंगी हो रही है, रेंट साइलेंटली बढ़ रहा है, ईएमआई हर महीने रिमाइंडर देती है और लाइफस्टाइल धीरे धीरे क्रीप करता चला जाता है। यही है इन्फ्लेशन। कोई अलार्म नहीं, कोई नोटिफिकेशन नहीं, लेकिन हर साल आपकी परचेसिंग पावर का हाफ से ज्यादा खा जाती है। और सबसे डेंजरस बात, ज्यादातर लोग अभी भी पुराने रूल से पैसा मैनेज कर रहे हैं। वही ओल्ड एडवाइस, वही आउटडेटेड स्ट्रैटेजीज जो 2026 में काम ही नहीं करती। इस वीडियो में हम बात नहीं करेंगे क्विक रिच स्कीम्स की, ना ही ओवरनाइट मिलियनेयर बनने के सपनों की। यह वीडियो है सर्वाइवल से स्ट्रैटेजी तक का सफर। कैसे सेव करें लेकिन स्मार्ट तरीके से, कैसे इन्वेस्ट करें बिना अननेसेसरी स्ट्रेस के, और सबसे इंपॉर्टेंट, कैसे इन्फ्लेशन के इस दौर में फाइनेंशियली स्ट्रांग रहा जाए। अगर आप चाहते हैं कि 2026 आपको कंट्रोल करे, या फिर आप 2026 में अपने पैसे को कंट्रोल करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आखिर तक देखिए। वेलकम टू लेवल अप हैबिट्स, जहां हैबिट्स चेंज होती है और फाइनेंस एग्जीक्यूट होता है क्लैरिटी के साथ। चैप्टर 1, वाई पर्सनल फाइनेंस रूल्स आर डिफरेंट इन 2026। 2026 में पर्सनल फाइनेंस के नियम क्यों बदल चुके हैं? अगर आप ये मानकर चल रहे हैं कि 2026 भी पिछले सालों जैसा ही होगा, तो शायद आप सबसे बड़ा फाइनेंशियल रिस्क ऑलरेडी ले चुके हैं। क्योंकि सच ये है कि 2026 में पर्सनल फाइनेंस के रूल्स क्वाइटली लेकिन कंप्लीटली बदल चुके हैं। ये बदलाव अचानक नहीं आया, बल्कि धीरे धीरे हमारी डेली लाइफ में घुल चुका है। और ज्यादातर लोग इसे तब नोटिस करते हैं जब डैमेज हो चुका होता है। कुछ साल पहले तक सिचुएशन सिंपल थी, इनकम आती थी, एक्सपेंसेस मैनेजेबल थे, और जो पैसा बच जाता था उसे कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कर देने से फ्यूचर सेफ लगने लगता था। लेकिन आज रियल अलग है। आज सैलरी स्लिप देखने में अच्छी लग सकती है, लेकिन मंथ के एंड तक पहुंचते पहुंचते वही सवाल सामने खड़ा हो जाता है, पैसा गया कहाँ? इन्फ्लेशन अब सिर्फ न्यूज हेडलाइन नहीं रहा, ये आपके किचन में है, आपके रेंट अग्रीमेंट में है, आपके बच्चों की एजुकेशन फीस में है, और आपकी मेडिकल बिल्स में है। विजिबल इन्फ्लेशन तो आपको दिखता है, लेकिन रियल इंपैक्ट उस इन्फ्लेशन का है जो साइलेंटली आपकी परचेसिंग पावर को हर साल कम कर रहा है। आप वही चीजें खरीद रहे हैं, वही लाइफस्टाइल जी रहे हैं, लेकिन उसके लिए ज्यादा पैसा देना पड़ रहा है। यही रीजन है कि इनकम बढ़ने के बावजूद स्ट्रेस कम नहीं हो रहा। दूसरा बड़ा चेंज है इनकम स्टेबिलिटी का इल्यूजन टूटना। पहले जॉब सिक्योरिटी एक अजम्पशन थी, अब स्किल्स ऑब्सोलीट हो रही है, इंडस्ट्रीज ट्रांसफॉर्म हो रही है, और टेक्नोलॉजी हर सेक्टर में डिसरप्शन ला रही है। इनकम अब गारंटीड नहीं है, और यही अनसर्टेनिटी पर्सनल फाइनेंस को सबसे ज्यादा हिट करती है। जब फ्यूचर इनकम क्लियर नहीं होती, तो आज के डिसीजंस का वेट कई गुना बढ़ जाता है। इसी बीच एक और साइलेंट एनिमी काम कर रहा है, लाइफस्टाइल क्रीप। ये कोई लक्सरी कार खरीदने से शुरू नहीं होता, ये स्मॉल चीजों से शुरू होता है। थोड़ा बेटर फोन, थोड़ा एक्सपेंसिव वेकेशन, कन्वीनियंस के नाम पर सब्सक्रिप्शंस, और धीरे धीरे मंथली एक्सपेंसेस नॉर्मलाइज हो जाते हैं। प्रॉब्लम ये नहीं है कि आप अच्छा जी रहे हैं, प्रॉब्लम ये है कि एक्सपेंसेस इनकम से पहले बढ़ रहे हैं और सेविंग्स पीछे छूटती जा रही है। 2026 में सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन ये है कि सेविंग ही सेफ्टी है। लोग सोचते हैं कि अगर पैसा बच रहा है तो सब ठीक है, लेकिन सवाल ये नहीं है कि आप कितना बचा रहे हैं, सवाल ये है कि वो पैसा कहाँ पड़ा है और क्या वो इन्फ्लेशन को बीट कर पा रहा है। सेविंग्स अकाउंट में पड़ा पैसा दिखने में सेफ लगता है, लेकिन रियल वैल्यू के हिसाब से वो हर साल कमजोर हो रहा है। पुराने रूल्स में एक और इशू था, वन साइज फिट्स ऑल थिंकिंग। वही एडवाइस सबके लिए, वही फॉर्मूलाज, वही रेशियोज। लेकिन 2026 में पर्सनल फाइनेंस पर्सनल बन चुका है। आपकी एज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, इनकम स्टेबिलिटी, रिस्क टॉलरेंस और लाइफ गोल्स, सब कुछ मैटर करता है। जो स्ट्रैटेजी किसी और के लिए काम कर रही है, जरूरी नहीं कि वो आपके लिए भी करेक्ट हो। आज सबसे डेंजरस चीज इग्नोरेंस नहीं है, बल्कि आउटडेटेड कॉन्फिडेंस है। ये मान लेना कि मैं ठीक कर रहा हूं बिना नंबर्स देखे, बिना सिस्टम्स बनाए और बिना फ्यूचर सिनारियो सोचे, 2026 में बहुत कॉस्टली हो सकता है।
क्योंकि अब मिस्टेक्स जल्दी एक्सपोज हो जाती है। मार्केट वॉलेटिलिटी हो, जॉब लॉस हो या हेल्थ इमरजेंसी, बफर नहीं है तो रिकवरी मुश्किल हो जाती है। इसलिए पर्सनल फाइनेंस अब सिर्फ पैसा मैनेज करने का सब्जेक्ट नहीं रहा। ये स्ट्रेस मैनेजमेंट है, डिसीजन मेकिंग है और लॉन्ग टर्म सर्वाइवल स्किल है। 2026 में विनिंग स्ट्रैटेजी फ्लैशी नहीं होती। विनिंग स्ट्रैटेजी बोरिंग दिखती है, लेकिन कंसिस्टेंट होती है। ये डिसिप्लिन मांगती है, अवेयरनेस मांगती है और सबसे ज्यादा ऑनेस्टी मांगती है खुद के साथ। अगर आप आज भी पुराने रूल्स से चल रहे हैं, तो प्रॉब्लम ये नहीं है कि आप गलत हैं। प्रॉब्लम ये है कि एनवायरनमेंट बदल चुका है और रूल्स अपडेट नहीं हुए। पर्सनल फाइनेंस में चेंज एक्सेप्ट करना डिफिकल्ट होता है, क्योंकि ये हैबिट से जुड़ा होता है, इमोशन से जुड़ा होता है और फियर से भी जुड़ा होता है। लेकिन 2026 में इग्नोर करने की लक्ष्योरी किसी के पास नहीं है। अब सवाल ये नहीं है कि रूल्स बदले हैं या नहीं। सवाल ये है कि क्या आप उन्हें समझने और अप्लाई करने के लिए रेडी है। क्योंकि आगे आने वाले समय में सबसे ज्यादा सफर वही लोग करेंगे जो ये मानकर बैठे हैं कि अभी तो सब ठीक चल रहा है। और यहीं से अगला लॉजिकल सवाल पैदा होता है, ये बदलाव आखिर किस वजह से इतना पावरफुल हो गया है और कैसे इन्फ्लेशन बिना शोर मचाए आपकी वेल्थ को धीरे धीरे कमजोर करता है। जब तक आप इस साइलेंट फोर्स को क्लियर तरीके से समझ नहीं लेते, तब तक कोई भी प्लानिंग अधूरी रहेगी। आगे हम इसी इनविजिबल एनिमी को अनपैक करेंगे, ताकि आप ये समझ सके कि रियल प्रॉब्लम कहाँ है और उसे इग्नोर करने की कॉस्ट कितनी भारी हो सकती है। चैप्टर 2, अंडरस्टैंडिंग इन्फ्लेशन, द साइलेंट वेल्थ किलर। इन्फ्लेशन, आपकी वेल्थ को चुपचाप खत्म करने वाला किलर। इन्फ्लेशन को ज्यादातर लोग सीरियसली नहीं लेते, क्योंकि ये कभी शॉक की तरह नहीं आता। ये एक्सीडेंट नहीं है, ये स्लो पॉइजन है। और यही रीजन है कि इन्फ्लेशन पर्सनल फाइनेंस का सबसे डेंजरस एनिमी माना जाता है। 2026 में इन्फ्लेशन लाउड नहीं है, ड्रामेटिक नहीं है, लेकिन इफेक्ट में पहले से कहीं ज्यादा पावरफुल हो चुका है। जरा ऑनेस्टली सोचिए, आप आज भी वही ग्रोसरीज खरीद रहे हैं, वही घर में इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहे हैं, वही लाइफस्टाइल जी रहे हैं, लेकिन हर महीने कार्ड स्वाइप करते समय अमाउंट ज्यादा क्यों लग रहा है? यही इन्फ्लेशन है। प्रॉब्लम यह है कि हमारा दिमाग इन्फ्लेशन को रॉन्ग तरीके से मेजर करता है। हम सोचते हैं इन्फ्लेशन मतलब पेट्रोल प्राइस बढ़ गया या वेजिटेबल्स महंगी हो गई। ये विजिबल इन्फ्लेशन है जो दिख जाता है और न्यूज में आ जाता है। लेकिन रियल डैमेज विजिबल इन्फ्लेशन से नहीं, बल्कि हिडन इन्फ्लेशन से होता है। हिडन इन्फ्लेशन वो है जो क्वाइटली आपकी लाइफ में घुस चुका है। एजुकेशन फीस हर साल साइलेंटली बढ़ रही है। मेडिकल एक्सपेंसेस अनप्रिडिक्टेबल हो चुके हैं। रेंट एग्रीमेंट्स अब शॉर्ट टर्म और एक्सपेंसिव हो गए हैं। इंश्योरेंस प्रीमियम्स बढ़ रहे हैं, लेकिन कवरेज सेम की सेम रहती है। आप नोटिस भी नहीं करते और आपकी परचेसिंग पावर श्रिंक होने लगती है। सबसे डेंजरस इल्यूजन ये है कि अगर सैलरी इंक्रीमेंट हो रहा है तो इन्फ्लेशन प्रॉब्लम नहीं है। रियल ये है कि अगर आपकी इनकम 8% बढ़ रही है और इन्फ्लेशन 10% है, तो आप टेक्निकली पीछे जा रहे हैं। नंबर्स पॉजिटिव दिखते हैं, लेकिन रियल ग्रोथ नेगेटिव हो चुकी होती है। यही रीजन है कि लोग अच्छा अर्न करने के बावजूद फाइनेंशियल स्ट्रेस फील करते हैं। इन्फ्लेशन का सबसे क्रूएल पार्ट यह है कि यह पेशेंस पनिश करता है। जो लोग पैसा सेव करके रखते हैं, वही लोग सबसे ज्यादा सफर करते हैं। सेविंग्स अकाउंट में पड़ा हुआ पैसा आपको सेफ लग सकता है, लेकिन इन्फ्लेशन के सामने वो पैसा हर साल कमजोर हो रहा है। 1 लाख रुपए आज जो कंफर्ट देता है, वही अमाउंट 5 साल बाद वही कंफर्ट नहीं देगा। वैल्यू कम नहीं दिखती, लेकिन पावर कम हो जाती है। और यही साइलेंट थेफ्ट है। इन्फ्लेशन आपको डराकर पैसा नहीं लेता, ये आपको बिजी रखता है, जॉब, फैमिली, रिस्पॉन्सिबिलिटीज में, और पीछे से वेल्थ ड्रेन करता रहता है। 2026 में इन्फ्लेशन इसलिए और डेंजरस है क्योंकि एक्सपेंसेस फास्ट बदल रही है, लेकिन हैबिट स्लो है। पीपल स्टिल प्लान लाइक पास्ट डेकेड्स। वही सेविंग माइंडसेट, वही फिक्स्ड अजम्पशंस, वही कंफर्ट जोन। जबकि रियल डायनामिक हो चुकी है। कॉस्ट्स लिनियर नहीं बढ़ रही, एक्सपोनेंशियल बिहेवियर दिखा रही है। एक और ओवरलुक्ड एस्पेक्ट है लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। इनकम बढ़ते ही लाइफस्टाइल ऑटोमेटिकली अपग्रेड हो जाता है। बिगर हाउस, बेटर गैजेट्स, फ्रीक्वेंट वेकेशंस, कन्वीनियंस ड्रिवन स्पेंडिंग। इंडिविजुअली ये सब जस्टिफाइड लगता है, लेकिन कलेक्टिवली ये फ्यूचर वेल्थ को इरोड करता है। इन्फ्लेशन बाहर से प्रेशर डालता है, लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन अंदर से अटैक करता है। दोनों मिलकर सेविंग्स को स्क्वीज कर देते हैं
और यहां सबसे अनकंफर्टेबल ट्रूथ आता है, इन्फ्लेशन इक्वल नहीं होता। लोअर और मिडिल इनकम फैमिलीज पर इसका इम्पैक्ट ज्यादा होता है। फिक्स्ड इनकम वालों के लिए ये सबसे ब्रूटल है। रिटायरमेंट प्लानिंग में इन्फ्लेशन को अंडर एस्टिमेट करना सबसे कॉमन मिस्टेक है। इन्फ्लेशन सिर्फ प्रेजेंट प्रॉब्लम नहीं है, ये फ्यूचर डिस्ट्रॉयर है। आज जो एजुकेशन अफोर्डेबल लग रही है, वही फ्यूचर में अनरीचेबल हो सकती है। आज जो मेडिकल कवर सफिशिएंट लग रहा है, वही इमरजेंसी में इनएडिक्वेट साबित हो सकता है। 2026 में इन्फ्लेशन को इग्नोर करना लक्जरी नहीं है, ये रिस्क है। और इन्फ्लेशन को बीट करना मतलब ब्लाइंडली हाई रिटर्न्स चेज करना नहीं है। ये डिसिप्लिन है, अवेयरनेस है और राइट डिसीजंस लेने की कैपेबिलिटी है। सबसे पहले माइंडसेट चेंज जरूरी है। इन्फ्लेशन कोई टेम्पररी फेज नहीं है, ये परमानेंट रियल है। इसे फाइट नहीं किया जा सकता, लेकिन आउटस्मार्ट जरूर किया जा सकता है। और आउटस्मार्ट करने के लिए आपको इल्यूजन से बाहर आना पड़ेगा। सेविंग अलोन वेल्थ नहीं बनाता। इन्फ्लेशन के अगेंस्ट फाइट में आइडल मनी वीकेस्ट सोल्जर है। इसका मतलब ये नहीं कि सेविंग गलत है। सेविंग एसेंशियल है, लेकिन रॉन्ग प्लेस पर सेविंग डेंजरस है। सेफ्टी और ग्रोथ के बीच डिफरेंस समझना 2026 में सर्वाइवल स्किल बन चुका है। इन्फ्लेशन आपको एक क्लियर मैसेज देता है। अगर आप मनी को काम पर नहीं लगा रहे, तो इन्फ्लेशन आपके अगेंस्ट काम कर रहा है। न्यूट्रल ग्राउंड नाम की कोई चीज नहीं होती। या तो आप प्रोएक्टिव है, या फिर इन्फ्लेशन साइलेंटली आपके फ्यूचर डिसीजंस कंट्रोल कर रहा है। और यहां पर ज्यादातर लोग स्टक हो जाते हैं। प्रॉब्लम समझ आ जाती है, फियर भी आ जाता है, लेकिन एक्शन नहीं आता। क्योंकि एक्शन का मतलब है हैबिट्स बदलना, कंफर्ट जोन से बाहर निकलना और नंबर्स के साथ ऑनेस्ट होना। लेकिन इन्फ्लेशन को समझने के बाद सबसे लॉजिकल क्वेश्चन यही बनता है, अगर इन्फ्लेशन अनअवॉइडेबल है, तो फिर डेली लाइफ में कंट्रोल कहां से शुरू किया जाए? इनकम पर आपका लिमिटेड कंट्रोल है, इन्फ्लेशन पर ऑलमोस्ट नो कंट्रोल है। लेकिन एक एरिया ऐसा है जहां इमीडिएट कंट्रोल पॉसिबल है। वही एरिया डिसाइड करता है कि इन्फ्लेशन आपको ड्राउन करेगा या आप अफ्लोट रहेंगे। और वो एरिया है आपका कैश फ्लो। पैसा आता कहां से है, जाता कहां है, और बीच में लीक कहां हो रहा है। जब तक कैश फ्लो कंट्रोल में नहीं आता, इन्फ्लेशन के खिलाफ कोई भी स्ट्रैटेजी इनकम्प्लीट रहती है। अगले हिस्से में हम इसी फाउंडेशन को ब्रेक डाउन करेंगे, क्योंकि सर्वाइवल की पहली जीत वहीं से शुरू होती है। चैप्टर 3, कैश फ्लो कंट्रोल, दी फर्स्ट रूल ऑफ सर्वाइवल। कैश फ्लो कंट्रोल, सर्वाइवल का पहला और सबसे जरूरी नियम। इन्फ्लेशन को समझ लेने के बाद अगर कोई एक स्किल है जो 2026 में आपको फाइनेंशियली अलाइव रख सकती है, तो वो है कैश फ्लो कंट्रोल। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि पर्सनल फाइनेंस का मतलब इन्वेस्टिंग है, रिटर्न्स है या सही फंड चुनना है। लेकिन रियल ये है कि अगर कैश फ्लो कंट्रोल में नहीं है, तो इन्वेस्टिंग भी कंफ्यूजन बन जाती है। कैश फ्लो का मतलब सिर्फ इतना नहीं है कि पैसा आ रहा है या नहीं आ रहा। कैश फ्लो का मतलब है पैसा आता कहां से है, जाता कहां है, और सबसे इंपॉर्टेंट, बिना नोटिस किए लीक कहां हो रहा है। सर्वाइवल इसी अवेयरनेस से शुरू होती है। आज की सबसे कॉमन प्रॉब्लम ये नहीं है कि लोग अर्न नहीं कर रहे। प्रॉब्लम ये है कि अर्निंग और स्पेंडिंग के बीच विजिबिलिटी नहीं है। सैलरी अकाउंट में क्रेडिट होती है, बिल्स ऑटो डेबिट हो जाते हैं, सब्सक्रिप्शंस क्वाइटली रिन्यू हो जाती है, और मंथ खत्म होते होते बैलेंस देखकर सरप्राइज होता है। स्ट्रेस यहीं से पैदा होता है, क्योंकि पैसा कहाँ गया इसका क्लियर आंसर नहीं मिलता। 2026 में कैश फ्लो कंट्रोल इसलिए क्रिटिकल हो गया है, क्योंकि एक्सपेंसेस प्रेडिक्ट नहीं किए जा सकते। मेडिकल बिल अचानक आ सकता है, एजुकेशन फीस जंप कर सकती है, रेंट रिवाइज हो सकता है, इंश्योरेंस प्रीमियम इंक्रीज हो सकता है। अगर आपका कैश फ्लो टाइट है, तो हर अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंस पैनिक क्रिएट करता है। पैनिक में लिए गए डिसीजंस ऑलमोस्ट हमेशा रॉन्ग होते हैं। सबसे पहले एक अनकंफर्टेबल ट्रूथ एक्सेप्ट करनी पड़ती है। इनकम प्रॉब्लम नहीं है, स्ट्रक्चर प्रॉब्लम है। आप कितना कमा रहे हैं, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि उस इनकम का स्ट्रक्चर कैसा है। फिक्स्ड खर्चे कितने हैं, फ्लेक्सिबल खर्चे कितने हैं, और डिस्क्रेशनरी खर्चे कितनी आसानी से कंट्रोल हो सकते हैं। जब तक ये क्लैरिटी नहीं आती, तब तक मनी मैनेजमेंट गेसवर्क बना रहता है। कैश फ्लो कंट्रोल की शुरुआत बजटिंग से नहीं, बल्कि ट्रैकिंग से होती है। बजट फ्यूचर का प्लान है, लेकिन ट्रैकिंग प्रेजेंट की रियल दिखाता है। अगर आप ये नहीं जानते कि पिछले 3 महीनों में पैसा एग्जैक्टली कहाँ गया, तो आप अगले 3 महीनों की प्लानिंग कैसे करेंगे? नंबर्स के साथ ऑनेस्ट होना पेनफुल हो सकता है,
लेकिन यही ऑनेस्टी सर्वाइवल की फाउंडेशन है। एक बार ट्रैकिंग शुरू होती है तो सबसे शॉकिंग चीज सामने आती है, एक्सपेंस लीक्स। ये बड़े खर्चे नहीं होते, ये छोटे छोटे अमाउंट होते हैं जो हार्मलेस लगते हैं। फ्रीक्वेंट फूड ऑर्डरिंग, अनयूज्ड सब्सक्रिप्शंस, इम्पल्स शॉपिंग, कन्वीनियंस स्पेंडिंग। इंडिविजुअली ये जस्टिफाइड लगता है, लेकिन कलेक्टिवली ये सेविंग्स को साइलेंटली ईट कर जाता है। इन्फ्लेशन बाहर से अटैक करता है, एक्सपेंस लीक्स अंदर से सैबोटेज करते हैं। 2026 में कैश फ्लो कंट्रोल का मतलब टाइट लाइफस्टाइल जीना नहीं है, इसका मतलब इंटेंशनल लाइफस्टाइल जीना है। हर एक्सपेंस को जस्टिफाई करना जरूरी नहीं है, लेकिन हर एक्सपेंस को अंडरस्टैंड करना जरूरी है। डिफरेंस सटल है, लेकिन इम्पैक्ट मैसिव है। जब आपको पता होता है कि पैसा क्यों खर्च हो रहा है, तब गिल्ट नहीं होता और रिग्रेट भी नहीं बनता। एक और क्रिटिकल एस्पेक्ट है फिक्स्ड कमिटमेंट्स, ईएमआईज, रेंट्स, इंश्योरेंस प्रीमियम्स, स्कूल फीस। ये नॉन निगोशिएबल होते हैं। अगर फिक्स्ड कमिटमेंट्स इनकम का बहुत बड़ा हिस्सा कंज्यूम कर रहे हैं तो कैश फ्लो फ्रैजाइल बन जाता है। फ्रैजाइल कैश फ्लो का मतलब है कि थोड़ी सी इनकम डिसरप्शन या एक्सपेंस स्पाइक आपको डिरेल कर सकता है। 2026 में स्टेबिलिटी लक्जरी नहीं है, नेसेसिटी है। कैश फ्लो कंट्रोल आपको फ्लेक्सिबिलिटी देता है। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब लक्जरी नहीं, बल्कि ऑप्शंस होना। ऑप्शन टू से नो, ऑप्शन टू वेट, ऑप्शन टू पॉज इन्वेस्टिंग विदाउट पैनिक, ऑप्शन टू हैंडल इमरजेंसी विदाउट डेट। ये फ्लेक्सिबिलिटी तभी आती है जब मंथली इनफ्लो और आउटफ्लो के बीच बफर होता है। मोस्ट पीपल कैश फ्लो को इमोशनल लेंस से देखते हैं। सैलरी आने पर रिलीफ, खर्च बढ़ने पर गिल्ट और सेविंग्स कम होने पर फियर। लेकिन कैश फ्लो इमोशनल टॉपिक नहीं है, ये मैकेनिकल सिस्टम है। जितना जल्दी आप इमोशंस को साइड में रखकर नंबर्स को देखना सीखते हैं, उतना जल्दी कंट्रोल आपके हाथ में आता है। 2026 में एक और डेंजरस हैबिट है फ्यूचर इनकम पर डिपेंड करना। नेक्स्ट अप्रेजल में कवर हो जाएगा, बोनस से क्लियर हो जाएगा, साइड इनकम स्टार्ट कर लेंगे। ये अजम्पशंस कैश फ्लो डिसिप्लिन को वीकन करती है। फ्यूचर इनकम अनसर्टेन है, लेकिन करंट एक्सपेंसेस वेरी रियल है। सर्वाइवल प्रेजेंट में जीती जाती है, अजम्पशंस पर नहीं। कैश फ्लो कंट्रोल का मतलब यह भी है कि स्पेंडिंग और सेविंग साइमल्टेनियस प्रोसेस बने, सिक्वेंशियल नहीं। पहले खर्च, फिर जो बचे वही सेव। ये मॉडल अब ऑब्सोलीट हो चुका है। सेविंग इंटेंशनल होनी चाहिए, एक्सीडेंटल नहीं। सेविंग अमाउंट स्मॉल हो सकता है, लेकिन कंसिस्टेंसी पावरफुल होती है। जब कैश फ्लो कंट्रोल इंप्रूव होता है तो स्ट्रेस लेवल ऑटोमेटिकली डाउन जाता है, डिसीजंस क्लियर होते हैं, इन्वेस्टिंग फियर नहीं रहती, इमरजेंसी सरप्राइज नहीं बनती, लाइफ प्रेडिक्टेबल नहीं होती, लेकिन मैनेजेबल जरूर बन जाती है। और यहां एक इंपॉर्टेंट रियल आता है, कैश फ्लो कंट्रोल कोई वन टाइम एक्टिविटी नहीं है, ये हैबिट है। मंथली रिव्यू, पीरियोडिक एडजस्ट, लाइफस्टाइल अवेयरनेस। ये बोरिंग लग सकता है, लेकिन बोरिंग सिस्टम्स ही लॉन्ग टर्म सेफ्टी देते हैं। फ्लैशी मूव्स टेम्पररी एक्साइटमेंट देते हैं, स्टेबिलिटी नहीं। 2026 में सर्वाइवल का पहला रूल यही है, कंट्रोल व्हाट यू कैन कंट्रोल। इन्फ्लेशन आपके कंट्रोल में नहीं है, मार्केट वॉलेटिलिटी आपके कंट्रोल में नहीं है, इनकम ग्रोथ पार्शली आपके कंट्रोल में है, लेकिन कैश फ्लो ये पूरी तरह आपके डिसीजंस पर डिपेंड करता है। और यही रीजन है कि कैश फ्लो कंट्रोल पर्सनल फाइनेंस का ग्राउंड जीरो माना जाता है। जब तक कैश फ्लो स्टेबल नहीं होता, तब तक सेविंग फ्रैजाइल रहती है। सेविंग फ्रैजाइल होगी तो इन्वेस्टिंग स्ट्रेसफुल बनेगी, इन्वेस्टिंग स्ट्रेसफुल होगी तो डिसिप्लिन टूटेगा, और डिसिप्लिन टूटते ही कंपाउंडिंग का बेनिफिट वैनिश हो जाता है। अब जब कैश फ्लो कंट्रोल की इंपॉर्टेंस क्लियर हो गई है, अगला नेचुरल क्वेश्चन उठता है, सिर्फ पैसा बचाना इनफ क्यों नहीं है? क्योंकि सेविंग भी तभी पावरफुल बनती है जब वो राइट स्ट्रक्चर में रखी जाए। 2026 में रॉन्ग प्लेस पर सेविंग रिस्क बन जाती है। इसलिए आगे हमें यह समझना होगा कि सेविंग का कॉन्सेप्ट कैसे इवॉल्व हो चुका है और कैसे लिक्विडिटी, सेफ्टी और पर्पस ड्रिवन सेविंग आपको फ्रेजाइल से रिसिलिएंट बना सकती है। यहीं से पर्सनल फाइनेंस सर्वाइवल से स्मार्ट मैनेजमेंट की तरफ शिफ्ट करना शुरू होता है। चैप्टर 4, सेविंग इज नॉट इनफ, सेविंग द राइट वे इन 2026। 2026 में सही तरीके से सेविंग करना क्यों जरूरी है? कैश फ्लो कंट्रोल समझने के बाद ज्यादातर लोगों को एक फॉल्स कॉन्फिडेंस आ जाता है। उन्हें लगता है अब तो पैसा बच रहा है, मतलब हम सेफ है। लेकिन 2026 की सबसे अनकंफर्टेबल रियल यही है, सेविंग अलोन इज नॉट इनफ। सेविंग जरूरी है,
लेकिन रॉन्ग वे की सेविंग आपको प्रोटेक्ट नहीं करती, बल्कि फ्यूचर में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। ये बात सुनने में स्ट्रेंज लग सकती है, क्योंकि हमें बचपन से सिखाया गया है कि जो बचाता है वही आगे बढ़ता है, और ये एडवाइस अपने समय में करेक्ट थी। लेकिन एनवायरनमेंट बदल चुका है, इन्फ्लेशन डायनामिक्स बदल चुके हैं, लिक्विडिटी की इंपॉर्टेंस बदल चुकी है, और रिस्क की नेचर भी बदल चुकी है। इसलिए सेविंग का कॉन्सेप्ट भी इवॉल्व हो चुका है। आज भी ज्यादातर लोग सेविंग को एक सिंगल बकेट की तरह ट्रीट करते हैं। जो पैसा बचा वो एक जगह पार्क कर दिया, मोस्टली सेविंग्स अकाउंट, रिकरिंग डिपॉजिट या फिक्स डिपॉजिट। इससे इमोशनल कंफर्ट मिलता है, क्योंकि पैसा सेफ दिखता है, बैलेंस दिखता है, स्टेटमेंट देखकर सेटिस्फैक्शन मिलता है। लेकिन सवाल ये नहीं है कि पैसा दिख रहा है या नहीं, सवाल यह है कि वो पैसा काम कर रहा है या नहीं, और सबसे इंपॉर्टेंट, क्या वो जरूरत के समय काम आएगा या नहीं। 2026 में सेविंग का सबसे बड़ा पर्पस सिर्फ अमाउंट जमा करना नहीं है। सेविंग का रियल पर्पस है फाइनेंशियल शॉक एब्जॉर्ब करना। इमरजेंसी कभी एडवांस नोटिस नहीं देती। मेडिकल सिचुएशन, जॉब डिसरप्शन, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सब अचानक आता है। अगर आपकी सेविंग लॉक्ड है, इलिक्विड है या रॉन्ग प्लेस पर पार्क्ड है, तो इमरजेंसी के समय वही सेविंग बर्डन बन जाती है। यहीं से इमरजेंसी फंड का कॉन्सेप्ट आता है। लेकिन इमरजेंसी फंड भी अक्सर मिसअंडरस्टूड रहता है। लोग सोचते हैं इमरजेंसी फंड मतलब 6 मंथ्स का एक्सपेंस कैलकुलेशन और उसे कहीं भी रख देना। रियल ये है कि इमरजेंसी फंड सिर्फ अमाउंट का गेम नहीं है, ये एक्सेसिबिलिटी का गेम है। इमरजेंसी में आपको रिटर्न्स नहीं चाहिए, आपको स्पीड चाहिए। डिले रिस्क क्रिएट करता है। इमरजेंसी फंड का पैसा इन्वेस्ट करने के टेम्पटेशन में बहुत लोग फॉल कर जाते हैं। एफडी में डाल देते हैं, शॉर्ट टर्म फंड में डाल देते हैं, रिटर्न्स तो मिलेंगे, ये सोच लॉजिकल लगती है। लेकिन इमरजेंसी लॉजिक पर नहीं आती, इमरजेंसी पैनिक में आती है। पैनिक में लिक्विडिटी सबसे बड़ा एसेट बन जाती है। अगर पैसा निकालने में डिले, पेनल्टी या मार्केट डिपेंडेंसी है, तो स्ट्रेस डबल हो जाता है। 2026 में सही सेविंग का पहला रूल यही है, लिक्विडिटी कम्स बिफोर रिटर्न्स। ये बोरिंग रूल है, लेकिन सर्वाइवल इसी से आता है। सेविंग का एक हिस्सा ऐसा होना चाहिए जो इंस्टेंटली एक्सेसिबल हो, विदाउट मार्केट रिस्क, विदाउट पेपरवर्क स्ट्रेस। रिटर्न्स कम हो, लेकिन सर्टेनिटी हाई हो। दूसरा इंपॉर्टेंट शिफ्ट यह है कि सेविंग और इन्वेस्टिंग को क्लियरली सेपरेट करना सीखना होगा। बहुत लोग इन्वेस्टिंग को सेविंग का अपग्रेडेड वर्जन मानते हैं, लेकिन इन्वेस्टिंग का पर्पस ग्रोथ है और सेविंग का पर्पस सेफ्टी। जब आप सेफ्टी वाले पैसे से ग्रोथ एक्सपेक्ट करने लगते हैं, तब रिस्क प्रोफाइल डिस्टॉर्ट हो जाती है, और जब रिस्क प्रोफाइल डिस्टॉर्ट होती है, तब एक बैड इवेंट पूरे सिस्टम को शेक कर देता है। 2026 में सेविंग लेयर्ड होनी चाहिए। एक लेयर प्योर इमरजेंसी के लिए, एक लेयर शॉर्ट टर्म नीड्स के लिए, और एक लेयर फ्यूचर प्लान्ड एक्सपेंसेस के लिए। अगर ये लेयर्स क्लियर नहीं है, तो हर गोल इमरजेंसी बन जाता है। वेकेशन, गैजेट परचेज, एजुकेशन एक्सपेंस, सब एक ही सेविंग पूल से निकलता है, और फिर सेविंग कभी सफिशिएंट महसूस नहीं होती, चाहे अमाउंट कितना भी हो। एक और ओवरलुक्ड मिस्टेक है सेविंग विदाउट पर्पस। लोग सेविंग करते रहते हैं, लेकिन ये क्लियर नहीं होता कि क्यों। बस आदत है, सेफ लगता है, ये रीजंस इनफ नहीं है। पर्पसलेस सेविंग मोटिवेशन लूज कर देती है। पर्पस ड्रिवन सेविंग डिसिप्लिन बिल्ड करती है। जब आपको पता होता है कि ये पैसा किस लिए है, तो इंपल्सिव स्पेंडिंग ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाती है। 2026 में इन्फ्लेशन सेविंग को साइलेंटली अटैक करता है। इसलिए सेविंग का दूसरा रूल है, सेविंग शुड प्रोटेक्ट परचेसिंग पावर, नॉट डिस्ट्रॉय इट। इसका मतलब ये नहीं कि सेविंग को रिस्की बना दिया जाए। इसका मतलब यह है कि लॉन्ग टर्म पार्किंग के लिए सेविंग अकाउंट्स वर्स्ट ऑप्शन बन चुके हैं। शॉर्ट टर्म सेफ्टी और लॉन्ग टर्म एरोजन के बीच डिफरेंस समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। सेविंग का मतलब स्पेंडिंग कंप्लीटली सप्रेस करना भी नहीं है। ओवर सेविंग भी प्रॉब्लम बन सकता है। अगर आप प्रेजेंट लाइफ को सैक्रिफाइस करके फ्यूचर सेफ्टी क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इम्बैलेंस क्रिएट होता है। इम्बैलेंस इवेंचुअली डिसिप्लिन तोड़ देता है। सस्टेनेबल सेविंग वही है जो लाइफस्टाइल के साथ अलाइन करे, उसे पनिश न करे। 2026 में सेविंग स्ट्रैटेजी फ्लेक्सिबल होनी चाहिए। फिक्स नंबर्स काम नहीं करते। इनकम चेंज होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज चेंज होती है, प्रायोरिटीज शिफ्ट होती है। सेविंग अमाउंट स्टैटिक नहीं हो सकती। सेविंग माइंडसेट डायनामिक होना चाहिए। मंथली रिव्यू,
पीरियोडिक एडजस्ट एंड रियल एक्सपेक्टेशंस, यही सस्टेनेबल अप्रोच है। एक और हर्ष ट्रूथ है, सेविंग आपको रिच नहीं बनाती, सेविंग आपको स्टेबल बनाती है। स्टेबिलिटी फाउंडेशन है, डेस्टिनेशन नहीं। बहुत लोग सेविंग फेज में स्टक हो जाते हैं और ग्रोथ फेज तक पहुंचते ही नहीं। फियर सेविंग इवेंचुअली अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्रिएट करती है, बट विदाउट सेविंग ग्रोथ इम्पॉसिबल है। बैलेंस यहीं पर आता है। 2026 में सही सेविंग का मतलब फियर से नहीं, क्लैरिटी से डिसीजंस लेना है। कितना सेफ इनफ है, कितना लिक्विड इनफ है, और कब सेविंग से इन्वेस्टिंग की तरफ शिफ्ट करना है। ये क्वेश्चंस जेनेरिक आंसर्स से सॉल्व नहीं होते, ये सेल्फ अवेयरनेस से सॉल्व होते हैं। सेविंग डिसिप्लिन तब पावरफुल बनती है जब वो सिस्टम बन जाए, इमोशन नहीं। ऑटोमेटिक ट्रांसफर्स, प्री डिफाइंड बकेट्स एंड क्लियर बाउंड्रीज, यही सिस्टम स्ट्रेस फ्री सेविंग क्रिएट करता है। जब सिस्टम स्ट्रांग होता है तब विल पावर की डिपेंडेंसी कम हो जाती है। अब यहां तक आते आते एक चीज क्लियर हो जानी चाहिए, सेविंग नेसेसरी है लेकिन सफिशिएंट नहीं। सेविंग सही स्ट्रक्चर में नहीं है तो इन्फ्लेशन इसे क्वाइटली वीकन कर देगा, एंड इफ सेविंग वीक है तो इन्वेस्टिंग प्रेशर में आ जाएगी। प्रेशर में इन्वेस्टिंग मिस्टेक्स इनएविटेबल हो जाती है। यहीं से अगला चैलेंज स्टार्ट होता है। सेविंग के बाद सबसे बड़ा कंफ्यूजन डेट को लेकर आता है। ईएमआई, क्रेडिट कार्ड्स, लोन्स, ये सब सेविंग एफर्ट्स को ईदर सपोर्ट कर सकते हैं या कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। डेट फ्रेंड है या एनिमी, ये डिसाइड करता है कि आपकी फाइनेंशियल लाइफ स्मूथ होगी या स्ट्रेसफुल। और यही डिस्टिंक्शन 2026 में और भी क्रिटिकल हो चुकी है। आगे हमें यह समझना होगा कि हाई इन्फ्लेशन एनवायरनमेंट में डेट को कैसे हैंडल किया जाए ताकि पैसा आपके लिए काम करे, आपके अगेंस्ट नहीं। चैप्टर 5, डेट मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी फॉर हाई इन्फ्लेशन टाइम्स। हाई इन्फ्लेशन टाइम्स में डेट को मैनेज करने की स्ट्रैटेजी। डेट अपने आप में न अच्छा है न बुरा, लेकिन 2026 जैसे हाई इन्फ्लेशन एनवायरनमेंट में डेट या तो आपकी वेल्थ को एक्सेलरेट कर सकता है या फिर साइलेंटली आपको फाइनेंशियली कमजोर बना सकता है। प्रॉब्लम डेट लेने में नहीं होती, प्रॉब्लम डेट को समझे बिना नॉर्मलाइज करने में होती है। आज डेट इतना कॉमन हो चुका है कि लोग उसे लाइफस्टाइल का पार्ट मानने लगे हैं। ईएमआई पर फोन, ईएमआई पर गैजेट्स, ईएमआई पर वेकेशंस, ईएमआई पर कंफर्ट। मंथली ईएमआई मैनेजेबल लगती है, इसलिए डिसीजन इजी लगता है। लेकिन ईएमआई सिर्फ मंथली नंबर नहीं है। ईएमआई फ्यूचर इनकम पर एक परमानेंट क्लेम है। इन्फ्लेशन के समय फ्यूचर इनकम अनसर्टेन होती है, लेकिन ईएमआईज फिक्स्ड रहती है। यही इम्बैलेंस डेट को डेंजरस बनाता है। सबसे पहले यह क्लैरिटी जरूरी है कि ऑल डेट इज नॉट द सेम। हाई इन्फ्लेशन टाइम्स में डेट को 2 ब्रॉड कैटेगरीज में समझना पड़ता है, प्रोडक्टिव और डिस्ट्रक्टिव। प्रोडक्टिव डेट वो होता है जो आपकी इनकम जनरेट करने की कैपेसिटी को इंप्रूव करे या एसेंशियल एसेट क्रिएट करे। डिस्ट्रक्टिव डेट वो होता है जो सिर्फ कंजम्पशन को फंड करे विदाउट एडिंग लॉन्ग टर्म वैल्यू। प्रॉब्लम यह है कि डिस्ट्रक्टिव डेट इमीडिएट सेटिस्फैक्शन देता है, इसलिए उसका इंपैक्ट लेट दिखाई देता है। क्रेडिट कार्ड स्वाइप करने में पेन नहीं होता, लेकिन स्टेटमेंट आने पर स्ट्रेस होता है। ईएमआईज छोटी लगती है, लेकिन क्यूमुलेटिव बर्डन ह्यूज होता है। इन्फ्लेशन के साथ ये बर्डन और भारी हो जाता है क्योंकि डेली एक्सपेंसेस पहले ही बढ़ रहे होते हैं। हाई इन्फ्लेशन एनवायरनमेंट में सबसे डेंजरस हैबिट है मिनिमम पेमेंट माइंडसेट। क्रेडिट कार्ड का मिनिमम अमाउंट पे करके कंफर्ट मिल जाता है, लेकिन इंटरेस्ट साइलेंटली कंपाउंड होता रहता है। ये डेट ट्रैप धीरे धीरे कैश फ्लो को चोक कर देता है। कैश फ्लो टाइट होगा तो सेविंग वीक होगी, सेविंग वीक होगी तो इन्वेस्टिंग सफर करेगी। चेन रिएक्शन यहीं से स्टार्ट होता है। 2026 में डेट मैनेजमेंट का पहला रूल यही है, प्रोटेक्ट कैश फ्लो एट ऑल कॉस्ट्स। अगर ईएमआईज इनकम का बहुत बड़ा हिस्सा कंज्यूम कर रही है तो फ्लेक्सिबिलिटी वैनिश हो जाती है। फ्लेक्सिबिलिटी के बिना आप इन्फ्लेशन शॉक्स एब्जॉर्ब नहीं कर सकते। डेट रिस्ट्रक्चरिंग, प्रीपेमेंट या लाइफस्टाइल एडजस्ट करना अनकंफर्टेबल हो सकता है, लेकिन डिस्कंफर्ट शॉर्ट टर्म है, डैमेज लॉन्ग टर्म होता है। एक कॉमन मिथ यह है कि इन्फ्लेशन के समय डेट ऑटोमेटिकली लाइट हो जाता है। रियल ये है कि ये तभी ट्रू होता है जब इनकम इन्फ्लेशन से फास्टर ग्रो कर रही हो। अगर इनकम ग्रोथ अनसर्टेन है तो डेट रिलीफ इल्यूजन बन जाता है। फिक्स्ड ईएमआई और अनस्टेबल इनकम कांस्टेंट एंजाइटी। एंजाइटी में डिसीजन मेकिंग डिग्रेड होती है और यही फाइनेंशियल मिस्टेक्स को जन्म देती है। हाई इंटरेस्ट डेट 2026 में पॉइजन की तरह है। क्रेडिट कार्ड्स, पर्सनल लोन्स,
बाय नाउ पे लेटर स्कीम्स, ये सब कन्वीनियंस के नाम पर फ्यूचर इनकम कंज्यूम करते हैं। इंटरेस्ट रेट्स विजिबल नहीं लगते क्योंकि ईएमआई फोकस डिस्ट्रैक्ट कर देता है, लेकिन हाई इंटरेस्ट और इन्फ्लेशन कंबाइंड इफेक्ट वेल्थ डिस्ट्रक्शन को एक्सेलरेट करता है। डेट मैनेजमेंट सिर्फ रीपेमेंट का टॉपिक नहीं है, ये बिहेवियर का टॉपिक है। वाई डेट लिया जा रहा है? इंपल्स से या प्लानिंग से? नीड के लिए या डिजायर के लिए? ऑनेस्ट आंसर्स अनकंफर्टेबल होते हैं, लेकिन क्लैरिटी वहीं से आती है। डेट डिनायल सबसे डेंजरस फेज होता है क्योंकि नंबर्स दिखते हैं लेकिन रियल एक्सेप्ट नहीं होती। 2026 में डेट डिसिप्लिन का मतलब डेट फ्री होना नहीं है। डेट फ्री आइडियल है लेकिन रियल नहीं फॉर एवरीवन। डिसिप्लिन का मतलब कॉन्शियस बोरोइंग है। बिफोर टेकिंग डेट 3 क्वेश्चंस क्लियर होने चाहिए। क्या ये डेट इनकम स्टेबिलिटी को स्ट्रेंथन करेगा? क्या वर्स्ट के सिनारियो में ईएमआई मैनेजेबल रहेगी? और क्या ये डेट लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन को फ्यूल तो नहीं कर रहा? अगर इन क्वेश्चंस के आंसर्स क्लियर नहीं है तो डेट रिस्क बन जाता है। हाई इन्फ्लेशन टाइम्स में प्रीपेमेंट इमोशनली सेटिस्फाइंग लगती है, लेकिन फाइनेंशियली स्मार्ट तभी होती है जब लिक्विडिटी कॉम्प्रोमाइज्ड न हो। सारी सेविंग्स डेट क्लियर करने में डाल देना डेंजरस हो सकता है। इमरजेंसी बफर गॉन होगा तो नेक्स्ट इमरजेंसी आपको फिर डेट की तरफ धकेल देगी। बैलेंस क्रिटिकल है। एक और ओवरलुक्ड एस्पेक्ट है साइकोलॉजिकल बर्डन। डेट सिर्फ फाइनेंशियल प्रेशर नहीं होता, मेंटल प्रेशर भी होता है। कांस्टेंट ईएमआई रिमाइंडर्स, ड्यू डेट्स, इंटरेस्ट कैलकुलेशंस, ये सब बैकग्राउंड स्ट्रेस क्रिएट करता है। स्ट्रेस डिसीजन मेकिंग को नैरो कर देता है। नैरो थिंकिंग लॉन्ग टर्म प्लानिंग को ब्लॉक कर देती है। 2026 में स्मार्ट डेट मैनेजमेंट का मतलब है डेट यूजिंग यू वर्सेस यू यूजिंग डेट के डिफरेंस को समझना। अगर डेट आपकी लाइफ डिसीजंस डिक्टेट कर रहा है तो प्रॉब्लम है। अगर डेट आपके गोल्स सपोर्ट कर रहा है देन इट इज टूल नॉट ट्रैप। डेट और सेविंग का रिलेशनशिप भी इंपॉर्टेंट है। सेविंग का पर्पस सेफ्टी है। डेट सेफ्टी को इरोड करता है जब अनकंट्रोल्ड होता है। इसलिए डेट रिडक्शन सेविंग स्ट्रैटेजी का एक्सटेंशन बन जाता है। जितना लोअर डेट प्रेशर उतनी स्ट्रॉन्गेस्ट सेविंग कैपेसिटी। हाई इन्फ्लेशन एनवायरनमेंट में डेट इग्नोर करने की लग्जरी किसी के पास नहीं है। स्मॉल डिलेज कंपाउंड इनटू बिग प्रॉब्लम्स, बट डिसिप्लिन्ड एक्शंस कंपाउंड इनटू स्टेबिलिटी। ये फेज अनकंफर्टेबल लग सकता है क्योंकि डेट फेस करना आसान नहीं होता। नंबर्स देखने पड़ते हैं, टफ डिसीजंस लेने पड़ते हैं, लाइफस्टाइल कॉम्प्रोमाइजेस करने पड़ते हैं, लेकिन डिस्कम्फर्ट टेम्परेरी है, रिलीफ परमानेंट होता है। अब यहां तक आते आते एक क्लैरिटी बन जानी चाहिए। सेविंग सही हो, डेट कंट्रोल्ड हो, तभी इन्वेस्टिंग मीनिंगफुल बनती है। अदरवाइज इन्वेस्टिंग सिर्फ होप बन जाती है, एंड होप इज नॉट अ स्ट्रैटेजी। यहीं से नेचुरल ट्रांजिशन आता है इन्वेस्टिंग की तरफ। लेकिन इन्वेस्टिंग भी 2026 में ओल्ड फॉर्मूला से नहीं चलती। मार्केट डायनामिक्स बदली है, रिस्क परसेप्शन बदला है, और पेशेंस का टेस्ट पहले से ज्यादा टफ हो चुका है। आगे हमें यह समझना होगा कि इन्वेस्टिंग बेसिक्स को कैसे रीसेट किया जाए ताकि ग्रोथ चेसिंग फियर न हो बल्कि स्ट्रक्चर्ड और सस्टेनेबल बने। चैप्टर 6, इन्वेस्टिंग बेसिक्स दैट एक्चुअली वर्क इन 2026। सेविंग और डेट कंट्रोल के बाद जब लोग इन्वेस्टिंग की तरफ आते हैं तो सबसे कॉमन इमोशन होता है कंफ्यूजन। हर तरफ एडवाइस है। कोई कहता है इक्विटी बेस्ट है, कोई कहता है मार्केट रिस्की है, कोई गारंटीड रिटर्न्स का सपना दिखाता है। 2026 में इन्वेस्टिंग का सबसे बड़ा चैलेंज रिटर्न्स नहीं है बल्कि नॉइज है, और नॉइज के बीच बेसिक्स भूल जाना सबसे महंगी गलती बन जाती है। सबसे पहले यह क्लियर करना जरूरी है कि इन्वेस्टिंग कोई शॉर्टकट नहीं है। 2026 में इन्वेस्टिंग पेशेंस का टेस्ट है, डिसिप्लिन का टेस्ट है, और एक्सपेक्टेशंस का टेस्ट है। जो लोग इन्वेस्टिंग को क्विक प्रॉफिट का टूल मानते हैं वे मार्केट को ब्लेम करते हैं। जो लोग इन्वेस्टिंग को प्रोसेस मानते हैं वे वॉलेटिलिटी को एक्सेप्ट करते हैं। इन्वेस्टिंग की फाउंडेशन माइंडसेट से शुरू होती है। सिर्फ कोई मैजिक फॉर्मूला नहीं है, ये बिहेवियर ट्रेनिंग टूल है। सिप का रियल बेनिफिट रिटर्न से पहले डिसिप्लिन है। मंथली इन्वेस्टिंग आपको मार्केट टाइमिंग के प्रेशर से दूर रखती है और इमोशंस को न्यूट्रलाइज करती है। लेकिन सिप तभी काम करती है जब एक्सपेक्टेशंस रियल हो। सिप को गारंटीड ग्रोथ मशीन समझना 2026 में डेंजरस अजम्पशन है। एक और बेसिक प्रिंसिपल है, रिस्क टॉलरेंस इज पर्सनल। दूसरों के पोर्टफोलियो देखकर इंस्पायर्ड होना नेचुरल है, लेकिन कॉपी करना रिस्की है। आपकी एज, इनकम स्टेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज और स्लीप कंफर्ट ये सब डिसाइड करते हैं कि आप कितना रिस्क हैंडल कर सकते हैं। हाई रिटर्न्स का मतलब हाई वॉलेटिलिटी है,
अगर वॉलेटिलिटी आपकी नींद खराब कर रही है तो स्ट्रैटेजी रॉन्ग है, मार्केट नहीं। 2026 में इन्वेस्टिंग बेसिक्स का दूसरा पिलर है टाइम हराइजन क्लैरिटी। शॉर्ट टर्म गोल्स के लिए लॉन्ग टर्म इंस्ट्रूमेंट्स यूज करना सबसे कॉमन मिस्टेक है। मार्केट आपको शॉर्ट टर्म में गारंटी कुछ भी नहीं देता। अगर पैसा आपको अगले 2 या 3 साल में चाहिए तो इक्विटी से एक्सपेक्टेशन रखना अनफेयर है। टाइम हराइजन मिसमैच स्ट्रेस क्रिएट करता है और स्ट्रेस पोर डिसीजंस को जन्म देता है। इन्वेस्टिंग का तीसरा बेसिक रूल है कंसिस्टेंसी बीट्स इंटेंसिटी। वन टाइम बिग इन्वेस्टमेंट इमोशनली एक्साइटिंग लगता है, लेकिन कंसिस्टेंसी बोरिंग होती है और बोरिंग स्ट्रैटेजीज ही लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट करती है। मार्केट साइकिल्स चेंज होते हैं, रिटर्न्स फ्लक्चुएट करते हैं, लेकिन कंसिस्टेंट इन्वेस्टिंग कंपाउंडिंग को एक्टिवेट करता है। कंपाउंडिंग स्लो स्टार्ट करता है, लेकिन वंस मोमेंटम बिल्ड होता है तब डिसिप्लिन का रिवॉर्ड दिखता है। 2026 में एसेट क्लासेस को लेकर भी क्लैरिटी जरूरी है। इक्विटी ग्रोथ के लिए है, डेट स्टेबिलिटी के लिए है, गोल्ड हेज के लिए है और कैश फ्लेक्सिबिलिटी के लिए है। प्रॉब्लम तब होती है जब हर एसेट से सेम एक्सपेक्टेशन रखी जाती है। इक्विटी से सेफ्टी एक्सपेक्ट करना और डेट से हाई ग्रोथ एक्सपेक्ट करना डिसअपॉइंटमेंट क्रिएट करता है। एसेट का रोल क्लियर होगा तो बिहेवियर डिसिप्लिन रहेगा। एक और ओवरलुक्ड बेसिक है प्रोसेस ओवर प्रोडक्ट। लोग फंड्स, स्टॉक्स और स्कीम्स पर फोकस करते हैं, लेकिन प्रोसेस इग्नोर कर देते हैं। कितनी रेगुलरली रिव्यू करना है, कब एडजस्ट करना है और कब नथिंग करना है, यह प्रोसेस इन्वेस्टिंग सक्सेस डिसाइड करता है। ओवर मॉनिटरिंग एंग्जाइटी बढ़ाता है, अंडर मॉनिटरिंग नेग्लिजेंस बन जाता है। बैलेंस यहां भी क्रिटिकल है। 2026 में इन्वेस्टिंग बेसिक्स का एक हर्ष ट्रूथ यह है कि वॉलेटिलिटी न्यू नॉर्मल है। मार्केट काम फेजेस में नहीं चलता। न्यूज ड्रिवन मूव्स, ग्लोबल अनसर्टेनिटी एंड फास्ट रिएक्शंस, ये सब वॉलेटिलिटी को एम्पलीफाई करते हैं। वॉलेटिलिटी रिस्क नहीं है, वॉलेटिलिटी टेस्ट है। टेस्ट पेशेंस का, डिसिप्लिन का और कन्विक्शन का। कन्विक्शन ब्लाइंड फेथ नहीं होती, कन्विक्शन नॉलेज से आती है। अगर आपको पता है कि आपने क्यों इन्वेस्ट किया है, किस पर्पस के लिए इन्वेस्ट किया है और कितने समय के लिए इन्वेस्ट किया है, तो शॉर्ट टर्म मूवमेंट्स डिस्टर्ब नहीं करते। विदाउट क्लैरिटी हर डिप पैनिक बन जाता है और हर राइज ग्रीड ट्रिगर करता है। अनदर इंपॉर्टेंट बेसिक इज डाइवर्सिफिकेशन विद लॉजिक। डाइवर्सिफिकेशन फियर से नहीं, स्ट्रैटेजी से होनी चाहिए। टू मच डाइवर्सिफिकेशन रिटर्न्स डाइल्यूट कर देती है, टू लिटिल डाइवर्सिफिकेशन रिस्क कॉन्सेंट्रेट कर देती है। बैलेंस एक्सपीरियंस से आता है, एक्सपेरिमेंटेशन से आता है और मिस्टेक्स से भी आता है। 2026 में लर्निंग कर्व एक्सेप्ट करना इन्वेस्टिंग मैच्योरिटी का साइन है। इन्वेस्टिंग में सबसे अंडर एस्टिमेटेड स्किल है डूइंग नथिंग। हर मूवमेंट पर एक्शन लेने की हैबिट लॉन्ग टर्म रिटर्न्स डिस्ट्रॉय करती है। मार्केट आपको टेम्प्ट करता है रिएक्ट करने के लिए, लेकिन रिएक्शन रेयरली रैशनल होती है। स्ट्रैटेजिक इनएक्टिविटी अक्सर बेस्ट डिसीजन होती है। दिस इज डिफिकल्ट बिकॉज ह्यूमन माइंड एक्शन प्रेफर करता है, पेशेंस नहीं। 2026 में इन्वेस्टिंग बेसिक्स का एक और रीसेट पॉइंट है रिटर्न्स एक्सपेक्टेशन। पास्ट रिटर्न्स फ्यूचर गारंटी नहीं है। सोशल मीडिया हाइलाइट्स रियल नहीं दिखाते। रियल इन्वेस्टिंग बोरिंग दिखती है, स्लो दिखती है और पेशेंस डिमांड करती है। ओवरनाइट सक्सेस स्टोरीज इंस्पिरेशन दे सकती है, स्ट्रैटेजी नहीं। इन्वेस्टिंग फियर होगी तो एग्जिट डिसीजंस इमोशनल होंगे। एग्जिट प्लानिंग उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितनी एंट्री प्लानिंग। कब एग्जिट करना है, क्यों एग्जिट करना है और किन कंडीशंस में एग्जिट अवॉइड करना है, ये क्लैरिटी एडवांस थिंकिंग का हिस्सा है। बिना एग्जिट फ्रेमवर्क के इन्वेस्टिंग गैम्बलिंग बन जाती है। एक और बेसिक बट क्रिटिकल पॉइंट है इन्वेस्टिंग और लाइफ गोल्स अलाइनमेंट। इन्वेस्टिंग आइसोलेटेड एक्टिविटी नहीं है। मैरिज, चिल्ड्रन, होम, हेल्थ, रिटायरमेंट, ये सब इन्वेस्टिंग डिसीजन शेप करते हैं। गोल्स चेंज होंगे, स्ट्रैटेजी भी एडजस्ट होगी। स्टैटिक इन्वेस्टिंग प्लान डायनामिक लाइफ में सर्वाइव नहीं करता। 2026 में इन्वेस्टिंग बेसिक्स का अल्टीमेट गोल मिलियनेयर बनना नहीं है। गोल फाइनेंशियल रेजिलियंस बनाना है। रेजिलियंस मतलब मार्केट फॉल आए, इनकम डिसरप्शन आए, इन्फ्लेशन स्पाइक आए, फिर भी पैनिक ना हो। पैनिक फ्री इन्वेस्टिंग लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग की बिगेस्ट एलाय है। जब इन्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्ड होती है तब रिटर्न्स सेकेंडरी हो जाते हैं और बिहेवियर प्राइमरी बन जाता है। बिहेवियर करेक्ट होगा तो रिजल्ट्स फॉलो करेंगे। बिहेवियर ब्रोकन होगा तो बेस्ट मार्केट भी हेल्प नहीं कर पाएगा। ये चैप्टर आपको यह समझाने के लिए था कि इन्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स नहीं है, लेकिन केयरलेस जरूर हो सकती है। बेसिक्स बोरिंग लगते हैं, लेकिन बेसिक्स ही फाउंडेशन बनाते हैं।
विदाउट फाउंडेशन एडवांस्ड स्ट्रैटेजीज कोलैप्स हो जाती है। अब जब इन्वेस्टिंग की फंडामेंटल्स क्लियर हो रही है, अगला नेचुरल स्टेप आता है बिगर पिक्चर देखने का, इंडिविजुअल इन्वेस्टमेंट्स से ऊपर उठकर पोर्टफोलियो लेवल पर सोचने का। क्योंकि 2026 में सर्वाइवल सिंगल इन्वेस्टमेंट से नहीं आता, सर्वाइवल आता है बैलेंस से। बैलेंस बिटवीन ग्रोथ एंड सेफ्टी, रिटर्न्स एंड पीस, रिस्क एंड स्लीप। आगे हमें इसी बैलेंस को स्ट्रक्चर देना होगा ताकि इन्फ्लेशन के अगेंस्ट फाइट रैंडम न हो बल्कि प्लान्ड हो। चैप्टर 7, एसेट एलोकेशन टू बीट इन्फ्लेशन इन 2026। 2026 में इन्फ्लेशन को बीट करने के लिए एसेट एलोकेशन। इन्वेस्टिंग बेसिक समझ लेने के बाद सबसे बड़ा शिफ्ट यहां आता है, इंडिविजुअल इन्वेस्टमेंट्स से पोर्टफोलियो थिंकिंग की तरफ। 2026 में प्रॉब्लम ये नहीं है कि ऑप्शंस कम है, प्रॉब्लम ये है कि लोग हर ऑप्शन से सेम एक्सपेक्टेशन रखते हैं। इक्विटी से सेफ्टी चाहिए, डेट से ग्रोथ चाहिए, गोल्ड से इनकम चाहिए और कैश को इग्नोर कर दिया जाता है। यही मिसमैच एसेट एलोकेशन को वीक बना देता है। एसेट एलोकेशन का मतलब ये नहीं है कि आप कितने फंड्स या कितने एसेट्स होल्ड कर रहे हैं। एसेट एलोकेशन का मतलब है आपका पैसा किस रोल में काम कर रहा है। हर एसेट का जॉब अलग होता है। जब जॉब्स क्लियर नहीं होती, तब पोर्टफोलियो स्ट्रेस में टूटता है। 2026 में इन्फ्लेशन इसलिए डेंजरस है क्योंकि ये लिनियर बिहेव नहीं करता। एक्सपेंसेस अचानक जंप करती है, रिटर्न्स अनइवन होते हैं और वॉलेटिलिटी सरप्राइज देती है। ऐसे एनवायरनमेंट में सिंगल एसेट डिपेंडेंस फ्रैजाइल बन जाती है। स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो डाइवर्सिटी से नहीं, बैलेंस से बनता है। इक्विटी को लेकर सबसे कॉमन कंफ्यूजन है, इक्विटी ग्रोथ इंजन है, इन्फ्लेशन बीटिंग टूल है, लेकिन शॉक एब्जॉर्बर नहीं है। इक्विटी लॉन्ग टर्म में वेल्थ बिल्ड करती है, शॉर्ट टर्म में पीस नहीं देती। 2026 में इक्विटी एलोकेशन एज से नहीं, रिस्क कैपेसिटी से डिसाइड होनी चाहिए। रिस्क कैपेसिटी मतलब वॉलेटिलिटी सहने की एबिलिटी, नॉट थियोरेटिकल रिस्क टॉलरेंस। अगर मार्केट फॉल में स्लीप डिस्टर्ब हो रही है तो इक्विटी एलोकेशन रॉन्ग है, रिटर्न्स पोटेंशियल नहीं। डेट का रोल इक्वली मिसअंडरस्टूड है। डेट बोरिंग लगता है, रिटर्न्स लो लगते हैं। लेकिन 2026 में डेट पोर्टफोलियो का शॉक एब्जॉर्बर है। वॉलेटिलिटी के समय डेट स्टेबिलिटी देता है, रीबैलेंसिंग अपॉर्चुनिटी देता है और साइकोलॉजिकल कंफर्ट क्रिएट करता है। डेट से ग्रोथ एक्सपेक्ट करना रियल है, लेकिन डेट के बिना स्टेबिलिटी एक्सपेक्ट करना भी रियल है। गोल्ड को लेकर एक्सट्रीम व्यूज कॉमन है। कुछ लोग गोल्ड को यूजलेस मानते हैं, कुछ लोग सेवियर। रियल बीच में है। गोल्ड 2026 में हेज है, हीरो नहीं। इन्फ्लेशन स्पाइक्स, करेंसी स्ट्रेस, जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी, इन मोमेंट्स में गोल्ड पोर्टफोलियो को कुशन देता है। गोल्ड कंटिन्यूअस रिटर्न्स के लिए नहीं है, इंश्योरेंस की तरह है। इंश्योरेंस बोरिंग होती है, लेकिन क्राइसिस में इनवैल्यूएबल होती है। कैश को सबसे ज्यादा अंडर एस्टिमेट किया जाता है। कैश को लोग नॉन परफॉर्मिंग एसेट मान लेते हैं, बट 2026 में कैश फ्लेक्सिबिलिटी देता है, कैश ऑप्शंस देता है, कैश पैनिक फ्री डिसीजन मेकिंग एनेबल करता है। मार्केट फॉल में इन्वेस्ट करने का करेज कैश से आता है। इमरजेंसी में डेट अवॉइड करने की पावर कैश देता है। कैश रिटर्न्स नहीं देता, लेकिन कंट्रोल देता है। एसेट एलोकेशन का बिगेस्ट मिस्टेक स्टैटिक थिंकिंग है। लोग वंस डिसाइड करते हैं 60-30-10 और ईयर्स तक टच नहीं करते। 2026 में स्टैटिक एलोकेशन आउटडेटेड कॉन्सेप्ट है। लाइफ डायनामिक है, इनकम चेंज होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज चेंज होती है, मार्केट्स चेंज होते हैं। एलोकेशन भी इवॉल्व होना चाहिए। रिव्यू, रिबैलेंस, एडजस्ट, यही सर्वाइवल टूलकिट है। रीबैलेंसिंग का कॉन्सेप्ट सिंपल है, लेकिन इमोशनली डिफिकल्ट। जब इक्विटी अच्छा परफॉर्म करती है, लोग रिड्यूस नहीं करना चाहते। जब इक्विटी फॉल करती है, लोग ऐड नहीं करना चाहते। इमोशनली एग्जैक्ट अपोजिट एक्शन रिक्वायर्ड होता है। रीबैलेंसिंग इमोशंस को डिसिप्लिन में कन्वर्ट करता है। इट फोर्सेस यू टू बाय लो एंड सेल हाई विदाउट प्रेडिक्शन। 2026 में एसेट एलोकेशन का एक हिडन बेनिफिट है, बिहेवियर मैनेजमेंट। राइट एलोकेशन आपको बैड डिसीजन से बचाता है। व्हेन पोर्टफोलियो अलाइन होता है, वॉलेटिलिटी पैनिक ट्रिगर नहीं करती। पैनिक रिड्यूस होगा तो कंपाउंडिंग अनइंटरप्टेड रहेगा। कंपाउंडिंग ब्रेक इमोशनल डिसीजन से होता है, मार्केट मूवमेंट से नहीं। अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कॉन्सेंट्रेशन रिस्क। एक एसेट क्लास ओवर परफॉर्म कर रही है तो टेम्पटेशन आता है ओवर एलोकेट करने का। रीसेंट विनर्स चेस करना ह्यूमन टेंडेंसी है, बट इन्फ्लेशन साइकिल्स अनप्रेडिक्टेबल होते हैं। ओवर कॉन्सेंट्रेशन फ्यूचर रिग्रेट क्रिएट करती है।
बैलेंस एक्साइटमेंट को डल कर सकता है, लेकिन रिग्रेट को एलिमिनेट करता है। एसेट एलोकेशन का मतलब इक्वल एलोकेशन नहीं है। इट इज अप्रोप्रिएट एलोकेशन। A young professional with stable income can afford higher equity exposure. A family with dependent responsibilities needs stability buffer. Near-term goals वाले इन्वेस्टर को लिक्विडिटी प्रायोरिटी देनी होगी। वन साइज फिट्स ऑल फॉर्मूला 2026 में इररेलेवेंट है। पोर्टफोलियो को गोल्स से लिंक करना एलोकेशन को मीनिंगफुल बनाता है। शॉर्ट टर्म गोल्स नीड स्टेबिलिटी, मीडियम टर्म गोल्स नीड बैलेंस, लॉन्ग टर्म गोल्स नीड ग्रोथ। जब गोल्स क्लियर होते हैं, एलोकेशन नेचुरल हो जाती है। विदाउट गोल्स, एलोकेशन आर्बिट्ररी रहती है। इन्फ्लेशन बीटिंग स्ट्रैटेजी एसेट एलोकेशन से स्टार्ट होती है, रिटर्न्स चेसिंग से नहीं। रिटर्न्स फॉलो एलोकेशन, एलोकेशन डजंट फॉलो रिटर्न्स। ये माइंडसेट शिफ्ट एसेंशियल है। व्हेन इन्वेस्टर्स रिवर्स दिस लॉजिक, डिसअपॉइंटमेंट इनएविटेबल होता है। 2026 में एसेट एलोकेशन का अनदर ओवरलुक्ड एंगल है सीक्वेंस रिस्क। मार्केट फॉल अगर रॉन्ग टाइम पर आ जाए तो इवन गुड रिटर्न्स यूजलेस हो सकते हैं। प्रॉपर एलोकेशन सीक्वेंस रिस्क रिड्यूस करता है। इट इंश्योर्स यू आर नॉट फोर्स्ड टू सेल ग्रोथ एसेट्स ड्यूरिंग बैड टाइम्स। एसेट एलोकेशन बोरिंग लगेगी, एक्साइटिंग नहीं, हेडलाइंस नहीं बनेंगी, ब्रैगिंग राइट्स नहीं मिलेंगे, बट बोरिंग स्ट्रैटेजीज सर्वाइव लॉन्ग टर्म, एक्साइटिंग स्ट्रैटेजीज एंटरटेन शॉर्ट टर्म। 2026 is about survival first, growth later. One more critical thing, allocation should match cash flow real. If income unstable है, higher stability required. If income predictable है, growth allocation manageable है. Portfolio income real से disconnected होगा, तो stress unavoidable है. When asset allocation correct होती है, investing decisions simplify हो जाते हैं. You don't ask market up या down, you ask is my allocation aligned? This reduces noise influence. न्यूज ड्रिवन एंजाइटी फेड होने लगती है। एसेट एलोकेशन इन्फ्लेशन को डायरेक्टली बीट नहीं करती, बट इट एनेबल्स इन्फ्लेशन बीटिंग। इट क्रिएट्स द स्ट्रक्चर विद इन विच ग्रोथ कैन कंपाउंड विदाउट इमोशनल टूटफूट। विदाउट स्ट्रक्चर, even best assets underperform. At this point, one thing should be clear. Asset allocation is not about maximizing returns. It is about minimizing regret. Regret-free investing long-term wealth create करती है. But even the best allocation cannot remove volatility. Markets will move, prices will fluctuate, news will disturb. Allocation prepares you structurally, but psychologically you still need strength. Structure without mindset collapses under pressure. और यही अगला चैलेंज है। पोर्टफोलियो बैलेंस हो सकता है, लेकिन माइंड अनबैलेंस्ड रहेगा तो डिसीजंस फिर भी रॉन्ग होंगे। वॉलेटाइल मार्केट्स में कैसे काम रहना है, ड्रॉडाउन्स को कैसे प्रोसेस करना है और डिसिप्लिन को कैसे इंटैक्ट रखना है, ये स्किल्स एलोकेशन से आगे की है। नेक्स्ट स्टेप में हमें इन्वेस्टिंग के साइकोलॉजिकल साइड को एड्रेस करना होगा, क्योंकि 2026 में रिटर्न से पहले सर्वाइवल माइंडसेट टेस्ट होता है। चैप्टर 8, वॉलेटाइल मार्केट्स में बिना स्ट्रेस के इन्वेस्ट कैसे करें। 2026 में मार्केट वॉलेटिलिटी कोई टेम्पररी फेज नहीं है, ये परमानेंट रियलिटी बन चुकी है। अगर आप ये एक्सपेक्टेशन लेकर इन्वेस्ट कर रहे हैं कि मार्केट्स काम रहेंगी, रिटर्न्स स्मूथ होंगे और इमोशनल डिस्कंफर्ट नहीं होगा, तो डिसअपॉइंटमेंट गारंटीड है। स्ट्रेस मार्केट्स की वजह से नहीं आता, स्ट्रेस हमारे रिएक्शंस की वजह से आता है। यही रीजन है कि वॉलेटाइल मार्केट्स में इन्वेस्टिंग अब सिर्फ फाइनेंशियल स्किल नहीं, बल्कि मेंटल डिसिप्लिन बन चुकी है। सबसे पहले ये एक्सेप्ट करना जरूरी है कि वॉलेटिलिटी रिस्क नहीं है। वॉलेटिलिटी सिर्फ मूवमेंट है। रिस्क तब बनता है जब मूवमेंट के सामने आपका बिहेवियर अनस्टेबल हो जाता है। स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टर्स मार्केट को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करते, वे खुद को कंट्रोल करना सीखते हैं। 2026 में यही सबसे बड़ा डिफरेंशिएटर है। आज स्ट्रेस का सबसे कॉमन सोर्स है इंफॉर्मेशन ओवरलोड। हर मिनट मार्केट अपडेट, हर ब्रेकिंग न्यूज, हर सोशल मीडिया ओपिनियन, ये सब माइंड को कॉन्स्टेंटली डिस्टर्ब करता है। जब इंफॉर्मेशन ज्यादा हो जाती है, क्लैरिटी कम हो जाती है। क्लैरिटी कम होगी तो डिसीजंस इमोशनल होंगे। इमोशनल डिसीजंस लॉन्ग टर्म वेल्थ के सबसे बड़े एनिमी हैं। स्ट्रेस फ्री इन्वेस्टिंग का पहला रूल यही है कि आपको हर चीज पर रिएक्ट करने की जरूरत नहीं है। मार्केट रोज कुछ न कुछ सिग्नल देता है, लेकिन हर सिग्नल एक्शनेबल नहीं होता। शॉर्ट टर्म नॉइज और लॉन्ग टर्म ट्रेंड के बीच डिफरेंस समझना मैच्योरिटी का साइन है। न्यूज ड्रिवन मूव्स टेम्पररी होती है, डिसिप्लिन ड्रिवन इन्वेस्टिंग परमानेंट रिजल्ट्स देती है। स्ट्रेस तब बढ़ता है जब एक्सपेक्टेशंस रियल होती है।
अगर आप अस्यूम करते हैं कि रिटर्न्स स्ट्रेट लाइन में आएंगे तो हर डिप पैनिक बन जाएगा। रियल ये है कि मार्केट्स अनइवन ग्रो करते हैं। ग्रोथ जिगजैग पैटर्न में होती है। जब तक ये मेंटली एक्सेप्ट नहीं करेंगे, इन्वेस्टिंग इमोशनल रोलर कोस्टर बनी रहेगी। एक और बड़ा स्ट्रेस क्रिएटर है गोल्स की क्लैरिटी ना होना। जब ये क्लियर नहीं होता कि आपने इन्वेस्ट क्यों किया है, कितने समय के लिए किया है और वर्स्ट केस सिनारियो में क्या करना है, तब वॉलेटिलिटी थ्रेट लगने लगती है। पर्पस क्लैरिटी स्ट्रेस को नेचुरली रिड्यूस कर देती है। विदाउट पर्पस हर फॉल पर्सनल फेलियर जैसा फील होता है। 2026 में ओवर मॉनिटरिंग एक साइलेंट प्रॉब्लम बन चुका है। डेली पोर्टफोलियो चेक करने से कंट्रोल का इल्यूजन मिलता है, लेकिन एंजाइटी बढ़ती है। मार्केट्स शॉर्ट टर्म में अनप्रेडिक्टेबल होते हैं। डेली चेकिंग माइंड को रिएक्ट करना सिखाती है, थिंक करना नहीं। स्मार्ट इन्वेस्टर्स पोर्टफोलियो को हैबिट नहीं, सिस्टम की तरह ट्रीट करते हैं। रिव्यू प्लान होता है, इम्पल्सिव नहीं। वॉलेटाइल मार्केट्स में सबसे डेंजरस बिहेवियर पैनिक सेलिंग है। पैनिक सेलिंग हमेशा वर्स्ट पॉसिबल टाइम पर होती है। जब फियर पीक पर होता है, तब सेलिंग लॉजिक से नहीं, रिलीफ से ड्रिवन होती है। रिलीफ टेम्पररी होता है, रिग्रेट परमानेंट बन जाता है। पैनिक सेलिंग कंपाउंडिंग को ब्रेक कर देती है, और वंस कंपाउंडिंग टूट गया तो बेस्ट स्ट्रैटेजी भी इनइफेक्टिव हो जाती है। स्ट्रेस फ्री इन्वेस्टिंग का सबसे पावरफुल टूल है प्री डिसाइडेड रूल्स। मार्केट फॉल पर क्या करना है, मार्केट राइज पर क्या करना है, एलोकेशन ड्रिफ्ट होने पर कैसे एडजस्ट करना है। ये सब डिसीजंस काम माइंड में पहले तय किए जाते हैं। वॉलेटाइल मोमेंट में डिसीजन लेने की कोशिश ऑलमोस्ट हमेशा मिस्टेक बनती है। 2026 में ड्रॉडाउन्स अनअवॉइडेबल है। ड्रॉडाउन फेलियर नहीं है, ड्रॉडाउन लर्निंग फेज है। ये पेशेंस, डिसिप्लिन और सेल्फ अवेयरनेस सिखाता है। इन्वेस्टर्स जो ड्रॉडाउन्स सर्वाइव कर लेते हैं, वही लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग का बेनिफिट एक्सपीरियंस करते हैं। ड्रॉडाउन से डरकर एग्जिट लेना लर्निंग प्रोसेस को बीच में ही स्टॉप कर देता है। स्ट्रेस तब भी बढ़ता है जब पोजीशन साइजिंग गलत होती है। ओवर इन्वेस्टमेंट इमोशनल अटैचमेंट क्रिएट करता है। इमोशनल अटैचमेंट ऑब्जेक्टिविटी डिस्ट्रॉय कर देती है। अगर किसी एसेट की डेली मूवमेंट आपका मूड डिसाइड कर रही है, तो पोजीशन साइज क्लियरली ज्यादा है। इन्वेस्टिंग लाइफ को सपोर्ट करने के लिए होनी चाहिए, लाइफ को कंट्रोल करने के लिए नहीं। कंपैरिजन भी एक बड़ा स्ट्रेस ट्रिगर है। सोशल मीडिया पर दूसरों के रिटर्न्स देखकर सेल्फ डाउट पैदा होता है। कंपैरिजन कॉन्टेक्स्ट इग्नोर करता है। डिफरेंट रिस्क लेवल्स, डिफरेंट टाइमलाइंस, डिफरेंट स्टार्टिंग पॉइंट्स, ये सब इनविजिबल रहता है। स्ट्रेस फ्री इन्वेस्टिंग सेल्फ रेफरेंस होती है, सोशली वैलिडेटेड नहीं। वॉलेटिलिटी के समय कैश का रोल बहुत क्रिटिकल हो जाता है। कैश सिर्फ इमरजेंसी के लिए नहीं होता, कैश इमोशनल स्टेबलाइजर भी होता है। कैश प्रेजेंस पेशेंस देता है, अपॉर्चुनिटी आने पर एक्शन लेने की करेज देता है और फोर्स्ड डिसीजन से बचाता है। कैश एब्सेंस फियर को एम्पलीफाई कर देती है। अनदर कॉमन ट्रैप है ऑल और नथिंग माइंडसेट, ईदर फुली इन्वेस्टेड या कंप्लीटली आउट। ये थिंकिंग वॉलेटिलिटी को और पेनफुल बना देती है। ग्रेजुअल इन्वेस्टिंग, फेस्ड एलोकेशन और स्टैगर्ड अप्रोच माइंड को स्टेबिलिटी देते हैं। स्टेबिलिटी बेटर डिसीजंस को जन्म देती है। स्ट्रेस फ्री इन्वेस्टिंग का मतलब परफेक्शन अचीव करना नहीं है। एग्जैक्ट बॉटम बाय करना पॉसिबल नहीं है, एग्जैक्ट टॉप सेल करना भी पॉसिबल नहीं है। परफेक्शन चेस फ्रस्ट्रेशन क्रिएट करता है। गुड इन्वेस्टिंग परफेक्शन नहीं, सफिशिएंसी पर काम करती है। इनफ ग्रोथ, इनफ सेफ्टी और इनफ पीस। एक ओवरलुक्ड फैक्टर फिजिकल और मेंटल एनर्जी भी है। टायर्ड माइंड ज्यादा रिएक्ट करता है। ओवरवर्क्ड इन्वेस्टर इमोशनल डिसीजंस लेता है। प्रॉपर स्लीप, रूटीन और कांस्टेंट मार्केट नॉइज से डिस्टेंस रखना अंडररेटेड फाइनेंशियल टूल्स हैं। 2026 में वॉलेटिलिटी इसलिए भी बढ़ी है क्योंकि ग्लोबल इवेंट्स इंटरकनेक्टेड हो चुके हैं। वर्ल्ड में कहीं भी कुछ होता है, उसका इम्पैक्ट मार्केट्स पर पड़ता है। ये रियल चेंज नहीं होगी। इसे एक्सेप्ट करने से सरप्राइज फैक्टर कम होता है, और सरप्राइज कम होगा तो स्ट्रेस भी कम होगा। स्ट्रेस फ्री इन्वेस्टिंग पर्सनैलिटी अलाइनमेंट से भी आती है। हर व्यक्ति वॉलेटिलिटी अलग तरह से हैंडल करता है। इसमें कोई राइट या रॉन्ग नहीं है। स्ट्रैटेजी टेम्परमेंट से मैच करनी चाहिए। टेम्परमेंट मिसमैच सेल्फ सैबोटेज क्रिएट करता है। जब इन्वेस्टिंग विल पावर पर नहीं, सिस्टम्स पर बेस्ड होती है, तब स्ट्रेस ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाता है। ऑटोमेटेड इन्वेस्टिंग, प्री डिफाइंड एलोकेशन, पीरियोडिक रीबैलेंसिंग, ये सिस्टम्स डिसीजन फटीग को रिमूव करते हैं। डिसीजन फटीग पुअर चॉइसेस का रूट कॉज होती है। एक इंपॉर्टेंट रियल ये है कि इन्वेस्टिंग डेली कॉम्पिटिशन नहीं है। आप मार्केट से कॉम्पीट नहीं कर रहे, आप इंस्टीट्यूशन से कॉम्पीट नहीं कर रहे,
आप दूसरों से कॉम्पीट नहीं कर रहे। असली कंपटीशन आपके इंपल्सेस के साथ है। इंपल्सेस कंट्रोल में है तो विक्ट्री ऑटोमेटिक है। वॉलेटाइल मार्केट्स इंटेलिजेंस को नहीं, पेशेंस को टेस्ट करती है। हाई इंटेलिजेंस फियर से प्रोटेक्ट नहीं करती, इमोशनल रेगुलेशन करती है। इमोशनल रेगुलेशन एक स्किल है और स्किल्स प्रैक्टिस से डेवलप होती है। टाइम के साथ इन्वेस्टर्स प्रोसेस पर कॉन्फिडेंस डेवलप करते हैं, प्रेडिक्शन पर नहीं, प्रोसेस पर। प्रोसेस कॉन्फिडेंस स्ट्रेस को एलिमिनेट कर देती है। आपको पता होता है कि क्या करना है और उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या नहीं करना है। जब स्ट्रेस रिड्यूस हो जाता है, इन्वेस्टिंग बोरिंग लगने लगती है। बोरिंग इन्वेस्टिंग कंपाउंड करती है, एक्साइटिंग इन्वेस्टिंग एंटरटेन करती है। 2026 एक्साइटमेंट का ईयर नहीं है, एंड्योरेंस का ईयर है। यहां तक आते आते ये क्लियर हो जाना चाहिए कि पोर्टफोलियो स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है, माइंडसेट इंपॉर्टेंट है, बिहेवियर इंपॉर्टेंट है, लेकिन अभी भी एक लेयर मिसिंग है। बेस्ट एलोकेशन और स्ट्रॉन्गेस्ट माइंडसेट भी तब फेल हो जाते हैं जब इनकम एक ही सोर्स पर डिपेंडेंट हो। मार्केट वॉलेटिलिटी तब ज्यादा पेनफुल लगती है जब इनकम इनसिक्योर होती है। चैप्टर 9, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए मल्टीपल इनकम बफर्स बनाना। 2026 में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का मतलब सिर्फ स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो होना नहीं है। रियल स्टेबिलिटी तब आती है जब आपकी लाइफ सिंगल इनकम डिपेंडेंसी से बाहर निकलती है। मार्केट वॉलेटिलिटी, इन्फ्लेशन प्रेशर और जॉब अनसर्टेनिटी, ये सब मिलकर एक क्लियर मैसेज देते हैं कि अगर इनकम सिर्फ एक सोर्स से आ रही है तो स्ट्रेस अनअवॉइडेबल है। ज्यादातर लोग मार्केट्स को ब्लेम करते हैं, लेकिन असली प्रॉब्लम इनकम फ्रैजिलिटी होती है। जब इनकम स्टेडी होती है, मार्केट फॉल मैनेजेबल लगता है, लेकिन जब इनकम फ्रैजाइल होती है, वही फॉल पैनिक में बदल जाता है। इसलिए मल्टीपल इनकम बफर्स लक्जरी नहीं है, बल्कि सर्वाइवल मैकेनिज्म है। इनकम बफर का मतलब ये नहीं है कि आप ओवरनाइट बिजनेस स्टार्ट करें या प्राइमरी जॉब छोड़ दें। इनकम बफर का मतलब है शॉक एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी। जब प्राइमरी इनकम टेम्पररीली स्लो हो जाए, तब लाइफ डिरेल न हो, एक्सपेंसेस, ईएमआईज और कमिटमेंट्स कंटिन्यू रह सके। यही बफर का रियल पर्पस है। 2026 में इनकम स्टेबिलिटी पहले जैसी गारंटीड नहीं रही। रोल्स चेंज हो रहे हैं, स्किल्स आउटडेटेड हो रही है और ऑटोमेशन एक्सेलरेट हो रहा है। इवन हाई पेइंग जॉब्स भी इम्यून नहीं है। इसलिए इनकम प्लानिंग अब रिएक्टिव नहीं रह सकती, प्रोएक्टिव थिंकिंग जरूरी हो चुकी है। मल्टीपल इनकम बफर्स बनाने की शुरुआत माइंडसेट से होती है। मोस्ट पीपल इनकम को सिर्फ सैलरी से जोड़कर देखते हैं। रियल ये है कि इनकम वैल्यू क्रिएशन का आउटकम होती है। अगर वैल्यू मल्टीपल फॉर्म्स में क्रिएट हो रही है तो इनकम नेचुरली डाइवर्सिफाइड हो जाती है। सिंगल वैल्यू स्ट्रीम फ्रैजाइल होती है, डाइवर्सिफाइड वैल्यू स्ट्रीम्स रिसिलिएंट बनाती है। सबसे प्रैक्टिकल बफर है स्किल बेस्ड इनकम। वही स्किल्स जो आपकी करंट जॉब में काम आती है, साइड इनकम भी क्रिएट कर सकती है। कंसल्टिंग, फ्रीलांसिंग, मेंटरिंग, टीचिंग, कंटेंट क्रिएशन, ये सब स्किल मोनेटाइजेशन के एग्जाम्पल्स हैं। स्किल बेस्ड इनकम का एडवांटेज ये है कि इनिशियल इन्वेस्टमेंट लो होता है और कंट्रोल लार्जली आपके हाथ में रहता है। सेकंड बफर आता है कैपिटल बेस्ड इनकम से। इन्वेस्टिंग रिटर्न्स डायरेक्ट इनकम बफर नहीं होते, लेकिन सही स्ट्रक्चर से इन्वेस्टिंग प्रेडिक्टेबल कैश इनफ्लो क्रिएट कर सकती है। डिविडेंड्स, इंटरेस्ट और सिस्टमैटिक विड्रॉल्स इनकम कंटिन्यूटी प्रोवाइड करते हैं। मार्केट वॉलेटाइल हो सकता है, लेकिन कैश इनफ्लो कंटिन्यूटी स्ट्रेस रिड्यूस करती है। थर्ड बफर है अपॉर्चुनिटी इनकम। ये परमानेंट इनकम नहीं होती, बल्कि ऑप्शनल इनकम होती है। बोनस, इंसेंटिव्स, प्रोजेक्ट बेस्ड पेआउट्स, शॉर्ट टर्म गिग्स, ये इनकम लाइफस्टाइल अपग्रेड में नहीं, बफर स्ट्रेंथन करने में यूज होनी चाहिए। अपॉर्चुनिटी इनकम कंजम्पशन में चली गई तो बफर अपॉर्चुनिटी वेस्ट हो जाती है। मल्टीपल इनकम बफर्स का मतलब मल्टीटास्किंग बर्नआउट नहीं है। ओवरलोडिंग योरसेल्फ काउंटर प्रोडक्टिव होता है। सस्टेनेबल बफर स्ट्रैटेजी वही होती है जो लॉन्ग टर्म मेंटेन हो सके। वन प्राइमरी इनकम, वन स्किल बेस्ड साइड इनकम और वन कैपिटल बेस्ड इनफ्लो, ये स्ट्रक्चर मोस्ट पीपल के लिए सफिशिएंट होता है। 2026 में पैसिव इनकम टर्म पॉपुलर है, लेकिन मिसअंडरस्टूड भी है। पैसिव इनकम इंस्टेंटली पैसिव नहीं होती। इनिशियल फेज एक्टिव एफर्ट डिमांड करता है, कंसिस्टेंसी डिमांड करता है और पेशेंस टेस्ट करता है। पैसिव इनकम प्रोमिसेस के पीछे ब्लाइंडली भागना रिस्क क्रिएट करता है। रियल बफर्स बोरिंग होते हैं, फ्लैशी नहीं। इनकम बफर्स बिल्ड करते समय टाइम मैनेजमेंट क्रिटिकल हो जाता है। प्राइमरी इनकम कॉम्प्रोमाइज नहीं होनी चाहिए। साइड इनकम सप्लीमेंट है, रिप्लेसमेंट नहीं। रिप्लेसमेंट माइंडसेट अर्ली बर्नआउट क्रिएट करता है।
सप्लीमेंट माइंडसेट स्टेबिलिटी बिल्ड करता है। अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट टैक्स अवेयरनेस है। मल्टीपल इनकम सोर्सेस टैक्स एग्जिट बढ़ा सकते हैं। प्लानिंग एब्सेंट होगी तो एक्स्ट्रा इनकम एक्स्ट्रा स्ट्रेस बन जाएगी। स्ट्रक्चर, डॉक्यूमेंटेशन और कंप्लायंस इग्नोर नहीं किए जा सकते। बफर नेट पॉजिटिव तभी होता है जब नेट आउटकम पॉजिटिव हो। इनकम बफर्स फियर नहीं होने चाहिए। जॉब चली गई तो क्या होगा माइंडसेट पैनिक क्रिएट करता है। राइट अप्रोच यह है कि अगर इनकम स्लो हो जाए तो ऑप्शंस क्या है। ऑप्शंस पीस क्रिएट करते हैं और पीस बेटर डिसीजंस को जन्म देती है। बफर्स का साइकोलॉजिकल बेनिफिट भी होता है। जब इनकम डाइवर्सिफाइड होती है, इन्वेस्टिंग डिसीजंस कामर होते हैं। मार्केट फॉल पर फोर्स्ड सेलिंग अवॉइड होती है। पैनिक ड्रिवन एग्जिट डिसीजंस नहीं लेने पड़ते। कैश फ्लो फ्लेक्सिबिलिटी पेशेंस को सपोर्ट करती है। इनकम बफर्स सेविंग बिहेवियर को भी इंप्रूव करते हैं। एक्स्ट्रा इनकम सेफ्टी नेट में जाता है। इमरजेंसी फंड स्ट्रांग बनता है और इन्वेस्टिंग ऑप्शनल बन जाती है, कंपल्सरी नहीं। ऑप्शनल इन्वेस्टिंग स्ट्रेस फ्री इन्वेस्टिंग की फाउंडेशन है। 2026 में इनकम बफर्स स्टैटिक नहीं रह सकते। स्किल्स अपग्रेड करनी होंगी, अपॉर्चुनिटीज इवॉल्व होंगी और रेलेवेंस मेंटेन करनी होगी। स्टैग्नेंट बफर फॉल्स सिक्योरिटी देता है। एक्टिव मेंटेनेंस रिक्वायर्ड है। अनदर ओवरलुक्ड एस्पेक्ट फैमिली अलाइनमेंट है। मल्टीपल इनकम बफर्स अगर फैमिली टाइम सैक्रिफाइस करके बिल्ड किए जाएं तो लॉन्ग टर्म कॉस्ट हाई होता है। सस्टेनेबिलिटी पर्सनल लाइफ बैलेंस के साथ अलाइंड होनी चाहिए। इनकम डाइवर्सिफिकेशन का अल्टीमेट गोल मिलियनेयर बनना नहीं है। गोल है रेजिलियंस। रेजिलियंस का मतलब यह है कि एक फेलियर पूरे सिस्टम को कोलैप्स न कर दे। रेजिलियंस फ्लेक्सिबिलिटी अंडर प्रेशर क्रिएट करती है। मल्टीपल इनकम बफर्स इंश्योरेंस की तरह होते हैं। होप यही रहती है कि कभी यूज ना हो, लेकिन रिलीफ इस बात से मिलता है कि वे एग्जिस्ट करते हैं। रिलीफ स्ट्रेस रिड्यूस करता है और स्ट्रेस रिड्यूस होगा तो इन्वेस्टिंग डिसिप्लिन इंटैक्ट रहेगा। अब यहां से फाइनल शिफ्ट नेचुरली आता है। सर्वाइवल अचीव हो चुकी है, स्टेबिलिटी बिल्ड हो चुकी है और ग्रोथ स्ट्रक्चर हो चुकी है। लेकिन विदाउट सिस्टम्स, हैबिट्स और रिपीटेबल रूल्स ये सब फ्रेजाइल रह सकता है। वॉट यू हैव बिल्ट नीड्स प्रोटेक्शन थ्रू डिसिप्लिन। नेक्स्ट स्टेप अर्निंग या इन्वेस्टिंग बढ़ाने का नहीं है, बल्कि एक ऐसा पर्सनल फाइनेंस प्लेबुक डिजाइन करने का है जो डेकेड्स तक काम करे। मार्केट्स के मूड्स, इनकम साइकिल्स या इकोनॉमिक हेडलाइन से इंडिपेंडेंट। यही शॉर्ट टर्म थिंकिंग खत्म होती है और लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल कंट्रोल की रियल जर्नी शुरू होती है। चैप्टर 10, द 2026 पर्सनल फाइनेंस प्लेबुक फॉर द नेक्स्ट डेकेड। अब तक ये बात बिल्कुल क्लियर हो जानी चाहिए कि पर्सनल फाइनेंस कोई सिंगल डिसीजन नहीं है, बल्कि एक सिस्टम है। 2026 में जो लोग फाइनेंशियली स्टेबल दिखेंगे वे लकी नहीं होंगे। वे लोग होंगे जिनके पास एक क्लियर प्लेबुक होगा। ऐसा प्लेबुक जो इमोशंस पर नहीं, सिस्टम्स पर चलता हो। ऐसा प्लेबुक जो मार्केट साइकिल से नहीं, हैबिट से स्ट्रांग बना हो। 2026 का पर्सनल फाइनेंस प्लेबुक शॉर्टकट्स पर डिपेंड नहीं करता। ये फ्लैशी स्ट्रैटेजीज या ओवरनाइट रिजल्ट्स प्रॉमिस नहीं करता। ये बोरिंग लग सकता है, लेकिन बोरिंग सिस्टम्स ही डेकेड लॉन्ग स्टेबिलिटी क्रिएट करते हैं। इस प्लेबुक का पहला रूल यही है कि मनी मैनेजमेंट इंस्पिरेशन से नहीं, रेपिटेशन से इंप्रूव होती है। सबसे पहला पिलर है सिस्टम्स ओवर मोटिवेशन। मोटिवेशन टेम्पररी होती है। सैलरी क्रेडिट होते दिन मोटिवेशन हाई होती है। एक्सपेंसेस बढ़ते ही मोटिवेशन डिसअपियर हो जाती है। सिस्टम डेली काम करता है, चाहे मूड कुछ भी हो। ऑटोमेटिक सेविंग, प्री डिफाइंड इन्वेस्टिंग और फिक्स्ड रिव्यू साइकिल्स डिसीजन फटीग रिमूव करते हैं। डिसीजन फटीग कम होगी तो मिस्टेक्स भी कम होंगी। दूसरा पिलर है क्लैरिटी ओवर एग्जिट। 2026 में एग्जिट इजीली अवेलेबल है। कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट्स, कॉम्प्लेक्स स्ट्रैटेजीज, कॉम्प्लेक्स जार्गन, लेकिन क्लैरिटी रेयर है। प्लेबुक सिंपल होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि पैसा कहाँ है, किस पर्पस के लिए है और किस टाइम हराइजन के लिए है। अगर एक्सप्लेनेशन सिंपल नहीं है तो स्ट्रैटेजी फ्रेजाइल है। तीसरा पिलर है फ्लेक्सिबिलिटी विद डिसिप्लिन। डिसिप्लिन रिजिडिटी नहीं है। डिसिप्लिन का मतलब स्ट्रक्चर के अंदर फ्रीडम है। इनकम चेंज होगी, लाइफ इवेंट्स आएंगे, प्रायोरिटीज शिफ्ट होंगी। प्लेबुक फ्लेक्सिबल होगा तभी सर्वाइव करेगा। लेकिन फ्लेक्सिबिलिटी केओस नहीं बनी चाहिए। कोर रूल्स फिक्स्ड रहेंगे, पैरामीटर्स एडजस्ट होंगे। 2026 का प्लेबुक गोल्स ड्रिवन होता है, रिटर्न्स ड्रिवन नहीं। रिटर्न्स आउटकम है, कंट्रोल नहीं। गोल्स कंट्रोल में है, एजुकेशन, हेल्थ, रिटायरमेंट, फैमिली सिक्योरिटी। जब गोल्स क्लियर होते हैं,
इन्वेस्टिंग बिहेवियर नेचुरली डिसिप्लिन हो जाता है। गोल्स के बिना इन्वेस्टिंग स्पेकुलेशन बन जाती है। प्लेबुक का अगला पिलर है रिस्क अवेयरनेस, नॉट रिस्क अवॉइडेंस। रिस्क अवॉइड करना इम्पॉसिबल है, रिस्क अंडरस्टैंड करना एसेंशियल है। मार्केट रिस्क, इनकम रिस्क, हेल्थ रिस्क, लाइफस्टाइल रिस्क, ये सब इंटरकनेक्टेड है। 2026 में सिंगल रिस्क आइसोलेट नहीं किया जा सकता। हॉलिस्टिक थिंकिंग जरूरी है। इमरजेंसी फंड इस प्लेबुक का फाउंडेशन है, ऑप्शन नहीं। इमरजेंसी बफर के बिना हर डिसीजन फियर हो जाता है। फियर डिसीजंस रेयरली ऑप्टिमल होते हैं। इमरजेंसी फंड रिटर्न्स जनरेट करने के लिए नहीं है। इमरजेंसी फंड डिसीजन मेकिंग को प्रोटेक्ट करने के लिए होता है। डेट मैनेजमेंट प्लेबुक की प्रोटेक्टिव लेयर है। डेट न्यूट्रल टूल है, जब तक वो कंट्रोल मैकेनिज्म न बन जाए। प्लेबुक क्लियर करता है कि कौन सा डेट एक्सेप्टेबल है और कौन सा डेंजरस है। हाई इंटरेस्ट डेट नो कॉम्प्रोमाइज जोन होता है। स्ट्रक्चर्ड लो इंटरेस्ट डेट कॉन्शियस चॉइस होता है। ग्रे एरिया कंफ्यूजन क्रिएट करता है और कंफ्यूजन मिस्टेक्स को जन्म देता है। इन्वेस्टिंग प्लेबुक ब्रिलियंस नहीं, कंसिस्टेंसी डिमांड करता है। मार्केट प्रिडिक्ट करने की कोशिश स्ट्रैटेजी नहीं, ईगो है। प्लेबुक अस्यूम करता है कि फ्यूचर अनसर्टेन है, इसलिए बिहेवियर प्रेडिक्टेबल होना चाहिए। प्रेडिक्टेबल बिहेवियर लॉन्ग टर्म रिटर्न्स का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर होता है। एसेट एलोकेशन प्लेबुक की बैकबोन है। एलोकेशन मार्केट परफॉर्मेंस के साथ नहीं बदलती, लाइफ स्टेज के साथ बदलती है। अर्ली फेज में ग्रोथ प्रायोरिटी होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी फेज में स्टेबिलिटी और लेटर फेज में प्रोटेक्शन। स्टैटिक एलोकेशन रियल इग्नोर करती है, डायनामिक एलोकेशन रियल रिस्पेक्ट करती है। प्लेबुक का एक अंडररेटेड रूल है रिव्यू, नॉट रिएक्ट। रिव्यू कैलेंडर ड्रिवन होती है, रिएक्शन इमोशन ड्रिवन। क्वार्टरली या एनुअल रिव्यू सफिशिएंट होती है। डेली मॉनिटरिंग एंजाइटी क्रिएट करती है, क्लैरिटी नहीं। प्लेबुक नॉइस फिल्टर करता है और सिग्नल एम्पलीफाई करता है। इनकम बफर्स इस प्लेबुक के शॉक एब्जॉर्बर्स है। सिंगल इनकम डिपेंडेंसी रिमूव करना लॉन्ग टर्म पीस का बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर है। प्लेबुक इनकम डाइवर्सिफिकेशन को ग्रेजुअल प्रोसेस मानता है, ओवरनाइट ट्रांसफॉर्मेशन नहीं। सस्टेनेबिलिटी फोकस है, स्पीड नहीं। 2026 का पर्सनल फाइनेंस प्लेबुक हेल्थ को फाइनेंशियल स्ट्रैटेजी का कोर पार्ट मानता है। मेडिकल इमरजेंसी सिर्फ हेल्थ इशू नहीं होती, फाइनेंशियल अर्थक्वेक भी होती है। हेल्थ इंश्योरेंस, प्रिवेंटिव केयर और रियल कवरेज प्लेबुक के नॉन निगोशियबल्स हैं। हेल्थ प्लानिंग इग्नोर करना फ्यूचर वेल्थ डिस्ट्रॉय कर सकता है। प्लेबुक लाइफस्टाइल अलाइनमेंट को भी प्रायोरिटी देता है। एक्सट्रीम फ्रेगैलिटी भी रिस्की है और रेकलेस स्पेंडिंग भी। सस्टेनेबल लाइफस्टाइल, जहां एंजॉयमेंट और डिसिप्लिन को एग्जिस्ट करते हैं, वही लॉन्ग टर्म सक्सेस क्रिएट करता है। ओवर रिस्ट्रिक्शन रिबेलियन क्रिएट करता है, ओवर इंडोल्जेंस रिग्रेट क्रिएट करता है। प्लेबुक फ्यूचर सेल्फ को करंट सेल्फ से प्रोटेक्ट करता है। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन लॉन्ग टर्म गोल्स को सैबोटेज करती है। डिसीजंस ऐसे क्वेश्चन से फिल्टर होते हैं, क्या ये चॉइस फ्यूचर ऑप्शंस बढ़ा रही है या कम कर रही है? 2026 का प्लेबुक कंपैरिजन फ्री होता है। दूसरों की इनकम, पोर्टफोलियो या लाइफस्टाइल इररेलेवेंट होते हैं। रेलेवेंट सिर्फ आपकी प्रोग्रेस होती है। कंपैरिजन फोकस स्टील करता है, फोकस वेल्थ बिल्ड करता है। प्लेबुक एडेप्टेबिलिटी को वीकनेस नहीं, स्ट्रेंथ मानता है। मार्केट कंडीशंस बदलेंगी, टैक्स रूल्स बदलेंगी, पर्सनल लाइफ बदलेगी, प्लेबुक इवॉल्व होगा। जो प्लान इवॉल्व नहीं करता, वो इवेंचुअली फेल हो जाता है। एक कोर प्रिंसिपल है मार्जिन ऑफ सेफ्टी। प्लेबुक ऑप्टिमिस्टिक अजम्पशंस पर नहीं चलता। कॉन्जर्वेटिव प्लानिंग पेसिमिज्म नहीं है, रियल है। रियल सरप्राइजेस को मैनेजेबल बनाता है। 2026 का पर्सनल फाइनेंस प्लेबुक हसल कल्चर ग्लोरीफाई नहीं करता। बर्नआउट लॉन्ग टर्म वेल्थ का एनिमी है। बैलेंस प्रोडक्टिविटी इंप्रूव करता है, रिड्यूस नहीं। फाइनेंशियल सक्सेस बिना लाइफ सेटिस्फैक्शन के हॉलो होती है। प्लेबुक डॉक्यूमेंटेशन डिमांड करता है। नंबर्स लिखे जाते हैं, गोल्स ट्रैक होते हैं, डिसीजंस रिकॉर्ड किए जाते हैं। मेमोरी अनरिलायबल होती है, सिस्टम्स रिलायबल होते हैं। डेकेड लॉन्ग सक्सेस एक्सीडेंटल नहीं होती, ये स्मॉल करेक्ट डिसीजंस का अक्यूमुलेटेड रिजल्ट होती है, जो कंसिस्टेंटली रिपीट किए जाते हैं। प्लेबुक बिग विंस चेज नहीं करता, स्मॉल लीक्स प्लग करता है। लीक स्टॉप होंगे, ग्रोथ नेचुरल हो जाएगी। फाइनली, ये प्लेबुक रिच बनने की गारंटी नहीं देता, ये आपको फाइनेंशियली अनशेकेबल बनाता है। अनशेकेबल का मतलब यह है कि मार्केट्स शेक हो, इनकम शेक हो, वर्ल्ड शेक हो, लेकिन आपके डिसीजन स्टेबल रहें। 2026 पर्सनल फाइनेंस प्लेबुक फ्रीडम प्रॉमिस नहीं करता, कंट्रोल देता है। कंट्रोल ओवर चॉइसेस,
कंट्रोल ओवर रिएक्शंस, कंट्रोल ओवर डायरेक्शन, और कंट्रोल टाइम के साथ कॉन्फिडेंस में कंपाउंड हो जाता है। ये प्लेबुक डेस्टिनेशन नहीं है, जर्नी फ्रेमवर्क है। ये एक ईयर में खत्म नहीं होता, ये डेकेड आफ्टर डेकेड काम करता है, क्वाइटली अडेप्ट करता है, इवॉल्व करता है, प्रोटेक्ट करता है और ग्रो करता है। जब सिस्टम्स बैकग्राउंड में साइलेंटली काम करते हैं, तब लाइफ फाइनेंशियल एंजाइटी के बिना आगे बढ़ती है। यही रियल वेल्थ है। कंक्लूजन, 2026 में पर्सनल फाइनेंस का असली मतलब। अगर आप इस पूरी सीरीज को ध्यान से सुन रहे हैं, तो एक बात अब बिल्कुल क्लियर हो जानी चाहिए। 2026 में पर्सनल फाइनेंस कोई पैसा कमाने का फॉर्मूला नहीं है, बल्कि पैसा संभालने की लाइफ स्किल है। ये सीरीज इन्वेस्टिंग टिप्स देने के लिए नहीं बनी थी। ये सीरीज आपको फाइनेंशियली सर्वाइव करने, स्टेबल रहने और लॉन्ग टर्म कंट्रोल बनाने के लिए बनाई गई थी। हमने शुरुआत की ये समझने से कि 2026 में रूल्स क्यों बदल चुके हैं। इन्फ्लेशन सिर्फ प्राइसेस नहीं बढ़ाता, ये प्लानिंग को आउटडेटेड बना देता है। फिर हमने देखा कि इन्फ्लेशन कैसे साइलेंटली आपकी वेल्थ को कमजोर करता है, बिना शोर मचाए, बिना वार्निंग दिए। इसके बाद कैश फ्लो कंट्रोल आया, क्योंकि जब तक पैसा कहाँ से आता है और कहाँ जाता है ये क्लियर नहीं होता, तब तक कोई भी स्ट्रैटेजी फ्रैजाइल रहती है। सेविंग पर हमने एक अनकंफर्टेबल ट्रूथ एक्सेप्ट किया। सेविंग जरूरी है, लेकिन सही तरीके से सेविंग ज्यादा जरूरी है। लिक्विडिटी, पर्पस और स्ट्रक्चर के बिना सेविंग फ्यूचर में प्रॉब्लम बन सकती है। डेट वाले चैप्टर ने यह क्लैरिटी दी कि डेट एनिमी नहीं है, लेकिन अनकंट्रोल्ड डेट इन्फ्लेशन के समय पॉइजन बन जाता है। इन्वेस्टिंग चैप्टर्स में हमने हाइप से हटकर बेसिक्स पर फोकस किया। सिप, टाइम हराइजन, रिस्क टॉलरेंस, ये सब बोरिंग लग सकता है, लेकिन यही बोरिंग हैबिट्स लॉन्ग टर्म वेल्थ बनाती है। एसेट एलोकेशन ने सिखाया कि सर्वाइवल सिंगल एसेट से नहीं, बैलेंस से आता है। ग्रोथ और सेफ्टी का मिक्स ही इन्फ्लेशन को बीट करने की रियल फाउंडेशन है। वॉलेटाइल मार्केट्स वाले चैप्टर ने सबसे इंपॉर्टेंट लेसन दिया। स्ट्रेस मार्केट से नहीं, बिहेवियर से आता है। काम माइंड, प्री डिफाइंड रूल्स और पेशेंस, यही इन्वेस्टिंग की रियल एज है। मल्टीपल इनकम बफर्स ने यह समझाया कि फाइनेंशियल पीस सिर्फ पोर्टफोलियो से नहीं, इनकम स्ट्रक्चर से भी आती है। सिंगल इनकम डिपेंडेंसी फियर क्रिएट करती है, डाइवर्सिफाइड इनकम कॉन्फिडेंस। और फाइनली हमने 2026 का पर्सनल फाइनेंस प्लेबुक बनाया। सिस्टम्स, हैबिट्स और डिसिप्लिन पर बेस्ड फ्रेमवर्क। कोई शॉर्टकट्स नहीं, कोई प्रॉमिसेस नहीं, सिर्फ रिपीटेबल रूल्स जो डेकेड आफ्टर डेकेड काम करें। इस पूरी जर्नी का एसेंस यही है। फाइनेंशियल सक्सेस लाउड नहीं होती, साइलेंट होती है। नो ड्रामा, नो पैनिक, नो रश, जस्ट क्लैरिटी, कंसिस्टेंसी और कंट्रोल। पार्ट 1 में हमने सर्वाइवल, स्टेबिलिटी और कंट्रोल पर फोकस किया, लेकिन स्टोरी यही खत्म नहीं होती। पार्ट 2 इस सीरीज को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने वाली है। पार्ट 2 में हम डीप डाइव करेंगे एडवांस्ड इन्वेस्टिंग साइकोलॉजी और डिसीजन मेकिंग, लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन सिस्टम्स, गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग फ्रेमवर्क्स, रिटायरमेंट प्लानिंग इन हाई इन्फ्लेशन, फ्यूचर चिल्ड्रन एजुकेशन प्लानिंग विदाउट स्ट्रेस, पोर्टफोलियो रिव्यूज, रिबैलेंसिंग लॉजिक और रियल लाइफ सिनारियोज, इमोशनल डिसिप्लिन जब मार्केट्स इरेशनल बिहेव करे, प्रोटेक्शन स्ट्रैटेजीज जो डाउनटर्न में काम आए। अगर पार्ट 1 ने आपको फाइनेंशियल केओस से बाहर निकलने का रास्ता दिखाया है, तो पार्ट 2 आपको फाइनेंशियल कॉन्फिडेंस की तरफ ले जाएगी। ये पार्ट सिर्फ मनी ग्रो करने की बात नहीं करेगा, बल्कि मनी के साथ पीस और सर्टेनिटी बिल्ड करने की बात करेगा। अगर आपने ये वीडियो यहां तक देखा है, तो इसका मतलब है कि आप कैजुअल व्यूअर नहीं हैं। आप उन लोगों में से हैं जो फ्यूचर को चांस पर नहीं छोड़ना चाहते। 2026 में विनिंग स्ट्रैटेजी कोई सीक्रेट नहीं है। विनिंग स्ट्रैटेजी है राइट हैबिट्स को डेली एक्सिक्यूट करना। अगर आपको ये सीरीज वैल्यूबल लगी, अगर किसी चैप्टर ने आपको अनकंफर्टेबल लेकिन ऑनेस्ट ट्रूथ दिखाया, अगर आपको लगा कि यही वो क्लैरिटी है जो मिसिंग थी, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। क्योंकि लाइक सिर्फ एल्गोरिदम के लिए नहीं होता, ये सिग्नल होता है कि इस तरह का कंटेंट और बनना चाहिए। सब्सक्राइब कीजिए लेवल अप हैबिट्स को, क्योंकि यहां कंटेंट मोटिवेशन के लिए नहीं, ट्रांसफॉर्मेशन के लिए बनाया जाता है। कमेंट में मुझे बताइए, इस सीरीज का कौन सा आइडिया आपको सबसे ज्यादा हिट हुआ? कैश फ्लो, इन्फ्लेशन, इन्वेस्टिंग माइंडसेट? आपका कमेंट बाकी व्यूअर्स के लिए भी सीख बन सकता है। और याद रखिए, वेल्थ ओवरनाइट नहीं बनती, वेल्थ हैबिट से बनती है।
अगर आप हर साल स्ट्रॉन्गर फाइनेंशियल डिसीजंस लेना चाहते हैं, अगर आप स्ट्रेस नहीं स्ट्रैटेजी से इन्वेस्ट करना चाहते हैं, और अगर आप फ्यूचर में पीछे मुड़कर ये कहना चाहते हैं कि मैंने सही समय पर खुद पर काम किया, तो लेवल अप हैबिट्स के साथ जुड़े रहिए। ये सिर्फ एक चैनल नहीं है, ये एक लॉन्ग टर्म जर्नी है जहां मनी कंट्रोल में आती है और लाइफ लेवल अप होती है।